हेलो वन, दिस इज से ज्योति गर्ग। कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए बेटा देख, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कवर किया था? लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या कवर किया था सर? लास्ट क्लास में कुछ तो हमने बेसिक डिस्कशन की थी ऑडिट के बारे में, ऑडिट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था। उसके अलावा सर हमने ऐसे 210, 220 कवर किया था। 220 भी पूरा कवर नहीं किया था, पॉइंट नंबर सी कवर किया था, राइट। उसके अलावा हमने क्या कवर किया था सर? हमने कवर किया था एथिकल रिक्वायरमेंट्स, इंडिपेंडेंस, राइट, एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। ये टॉपिक है जो हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे। अब आज की बात करें तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। वैसे तो कल की भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज जितने भी टॉपिक कल कवर हुए ना, सारे के सारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब सारे के सारे टॉपिक क्रीम टॉपिक थे जिसके अंदर से क्वेश्चन आ बनते हैं। ठीक है, आज क्या है सर? देखो, स्टोरी को अगर हम आगे बढ़ाएं अपनी कल वाली, सीन क्या था कि कोई प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट तुम्हारे पास काम लेके आ गया। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, जब भी कोई काम लेके आए तो सबसे पहले एज पर द 210 अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना, मतलब प्री कंडीशन चेक करना और एंगेजमेंट लेटर साइन करवा लेना। क्लियर? उसके अलावा 220 का क्लोज सी के अकॉर्डिंग चेक करोगे। ऐसे 220 का पॉइंट नंबर सी चेक करोगे। पॉइंट नंबर सी क्या कह रहा था? 4 चीजें चेक करने के लिए। क्या? उस क्लाइंट का इंटीग्रिटी चेक करो, अपने पास टीम है कि नहीं है, कंपिटेंस एंड कैपेबल टीम है कि नहीं है, उस क्लाइंट पे एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर लास्ट टाइम ऑडिट किया था, लास्ट पॉइंट क्या था कि अगर लास्ट टाइम ऑडिट किया था तब ऑडिट करते हुए कोई सिग्निफिकेंट पॉइंट मिला तो उसको भी चेक कर लेना। इन 4 चीजों को चेक करने के बाद ही काम लेना, राइट। लास्ट क्लास में हमने यही डिस्कस किया था। अब सर आपने 210 के अकॉर्डिंग कंफर्मेशंस भी ले ली, एग्रीमेंट भी साइन करवा लिया, प्री कंडीशंस भी चेक कर ली, बहुत बढ़िया। आपने 220 के अकॉर्डिंग बाकी चीजें भी चेक कर ली, बहुत बढ़िया। अब आपने उस क्लाइंट का काम ले लिया। क्लाइंट का काम लेने का क्या मतलब है सर? अब आप उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देने की सोच रहे हो। सोच क्या रहे हो? काम ले ली तो आपका अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन दो, राइट। ऐसे एक बात बताओ ना, ओपिनियन देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में ऑडिट एविडेंस, एक इंफॉर्मेशन चाहिए ना ओपिनियन देने के। इन्हीं एविडेंस के बेसिस पे तो तुम अपना ओपिनियन फ्रेम करोगे, राइट। एंड ये एविडेंस तुम्हें कैसे मिलेंगे? ऑडिट प्रोसीजर्स करके। सर तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है, ठीक है, तुमने काम एक्सेप्ट कर लिया। सर एक बात बताओ, ओपिनियन देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? ओपिनियन देने के लिए तुम्हें चाहिए एविडेंस। और एविडेंस कैसे मिलेंगे? जब तुम काम करोगे, जब तुम ऑडिट प्रोसीजर्स करोगे, राइट। लेकिन सर एक बात बताओ, ऐसा थोड़ी ना है कि काम मिला और अगले दिन बस पहुंच गए प्रोसीजर करने, ऑडिट एविडेंस ढूंढने। उससे पहले कुछ बेसिक चीजें करोगे ना। क्या क्या करोगे? प्लानिंग करोगे, उस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क असेस करोगे और मटेरियलिटी चेक करोगे। इन्हीं 3 के बेसिस पे तो फिर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना। पहले ये चेक करोगे ना क्लाइंट के यहाँ पे क्या चीज रिस्की है, क्या चीज मटेरियल है। इन्हीं दोनों के बेसिस पे कितने ऑडिट प्रोसीजर करने हैं, कौन से ऑडिट प्रोसीजर करने हैं, क्या क्या ऑडिट एविडेंस चाहिए, ये सब कुछ कैलकुलेट कर पाओगे, राइट। सर देखो, 210 और 220 के अकॉर्डिंग क्लाइंट का काम एक्सेप्ट कर लिया। अब काम एक्सेप्ट कर लिया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है। लेकिन भैया ऐसे तो ओपिनियन दे नहीं दोगे ना। ओपिनियन देने के लिए तुम्हें लगेंगे ऑडिट एविडेंस, राइट। कुछ गलत तो नहीं बोल रही? सर ऑडिट एविडेंस कैसे मिलेंगे? काम करके, ऑडिट प्रोसीजर करके। अब ऐसा तो है नहीं कि बस जाओगे, आज काम लिया, अगले दिन चले जाओगे। उससे पहले उस क्लाइंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें तो अंडरस्टैंड करोगे, फिर उसी अंडरस्टैंडिंग पे तो प्रोसीजर परफॉर्म करोगे ना। उसी बेसिस पे डिसाइड करोगे ना काम कम करना है या ज्यादा करना है, या किस एरिया में काम ज्यादा करना है और किस एरिया के अंदर काम कम करना है। इन सब की अंडरस्टैंडिंग सर कहाँ से मिलती है? रिस्क से और मटेरियलिटी से। और फिर रिस्क और मटेरियलिटी डिसाइड करने के बाद तुम करते हो प्लानिंग, और इस प्लानिंग के अकॉर्डिंग फिर करते हो सर काम। ठीक है, बात समझ में आई?
क्लियर? आज की क्लास का जो टॉपिक रहेगा ना सर, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा प्लानिंग, रिस्क एंड मटेरियलिटी। प्लानिंग के बारे में बात करता है तुम्हारा ऐसे 300, रिस्क के बारे में बात करता है तुम्हारा ऐसे 315 एंड मटेरियलिटी के बारे में बात करता है ऐसे 320। राइट? बात समझ पा रहे हो? ठीक है सर। तो आज की क्लास का कंटेंट भी यही है। इंपॉर्टेंट क्लास है, तीनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टार्ट करूंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, डेट इज रिस्क। फिर स्टार्ट करूंगे सर, फिर जो कवर करेंगे डेट विल बी द मटेरियलिटी, फिर जाएंगे प्लानिंग के ऊपर। बात समझ पाए? ठीक है सर। चलिए, अभी स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है जिसके अंदर शफलिंग थोड़ी ज्यादा होगी, उसके बाद तो हम एक एक चैप्टर उठाएंगे और खत्म कर लेंगे। तो अभी आ जाओ जल्दी से चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। जल्दी जल्दी आ जाओ। आ गया चैप्टर नंबर 4। ठीक है सर। चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगी रिस्क के बारे में सर, ऑडिट रिस्क के बारे में। सर किसी भी क्लाइंट का काम लेने से पहले ना, काम लेने से पहले नहीं, किसी भी क्लाइंट का काम करने से पहले एक ऑडिटर को ये चेक करना पड़ता है कि सर वहां पे ऑडिट रिस्क कितना है। उसी के बेसिस पे वो अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अब जरा ये समझो कि ऑडिट रिस्क क्या होता है। सर ऑडिट रिस्क है, ऑडिटर ऑडिट करके क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना ओपिनियन देता है। सर ऑडिट करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम अपना ओपिनियन दे सके। एंड सर ऑडिट रिस्क है कहीं जिस काम के लिए हम गए थे कहीं उसी में तो हम कुछ गड़बड़ ना कर दें। हम ओपिनियन देने गए थे, कहीं हम गलत ओपिनियन तो ना दे दें। सर ऑडिट रिस्क क्या है? सर देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन देना है। सर देखो, सारी चीजें आप जितने भी प्रोसीजर करोगे, आप जो भी प्लानिंग करोगे, अल्टीमेट क्यों कर रहे हो कि भाई ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो मेरे क्लाइंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसके ऊपर मैं अपना ओपिनियन दे सकूं। राइट? बात समझ पाए? सर अगर आप वही ओपिनियन गलत दे के आ जाओगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है? तो ऑडिट रिस्क इसी सिचुएशन के बारे में बात करता है कि कहीं तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ना दे आओ। बात समझ पाए? ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क इज रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ओवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बात समझ पा रहे हो? गलत ओपिनियन देने का रिस्क ही क्या है सर? ऑडिट रिस्क। लेकिन यहां जो सबसे ध्यान देने वाली बात क्या है सर? सर देखो, हमारा ओपिनियन 2 तरह का हो सकता है। ऑडिट ओपिनियन तुम्हारा 2 तरीके का हो सकता है, या तो अनमॉडिफाई होगा या मॉडिफाई होगा। मॉडिफाई कब होगा सर? अनमॉडिफाई सब कब होगा? जब सब कुछ सही था, क्लीन रिपोर्ट देनी चाहिए थी। मॉडिफाई कब होगा? जब मिस स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तभी जाता है ना। एंड हम बात कर रहे हैं ऑडिट रिस्क क्या है कि कहीं ऑडिटर, सर ऑडिट रिस्क किस चीज का रिस्क है कि कहीं ऑडिटर इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन ना दे दे, गलत ओपिनियन ना दे दे। इनएप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन का क्या मतलब हुआ सर? जहां पे अनमॉडिफाई ओपिनियन आना चाहिए था वहां पे मॉडिफाई दे दे, और जहां पे मॉडिफाई आना चाहिए था वहां पे अनमॉडिफाई दे दे। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन उसी को बोलोगे ना। लेकिन याद रखना एक चीज सर, देखो अनमॉडिफाई ओपिनियन तो दोनों ही हैं, सॉरी इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन तो ये दोनों ही हैं। इनएप्रोप्रिएट का मतलब है सर गलत ओपिनियन देना। देना था अनमॉडिफाइड, दे दिया मॉडिफाई। देना था मॉडिफाई, दे दिया अनमॉडिफाई। ठीक है तो ये दोनों ही इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन। लेकिन ऑडिट रिस्क सिर्फ एक ओपिनियन के बारे में बात करता है। ऑडिट रिस्क सिर्फ बात करता है इस सिचुएशन के बारे में। ऑडिट रिस्क खाली इस सिचुएशन के बारे में बात करता है, वो इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा।
वो सिर्फ कंसर्न है कि भैया जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट थी, कहीं ऐसी सिचुएशन पे तुम गलत ओपिनियन ना दे दो। मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स है तो सर कैसा ओपिनियन जाना चाहिए था, मॉडिफाई। यहाँ पे तुम कहीं इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन दे दो। यहाँ पे इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का क्या मतलब है सर, यहाँ पे तुम कहीं अनमॉडिफाइड ओपिनियन तो ना दे दो। तो सर ऑडिट रिस्क के अंदर दो चीजें हैं। क्या ऑडिट रिस्क, किस चीज का रिस्क है, इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का। ऑडिट रिस्क क्या है सर, अप्रोप्रिएट ओपिनियन देने का रिस्क प्लस, लेकिन किस सिचुएशन पे, जहां जाना चाहिए था कैसा सर, मॉडिफाई, और दे क्या दिया, अनमॉडिफाई। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल में स्टेटमेंट है। तो सर ऑडिट रिस्क खाली इस सिचुएशन के बारे में बात करता है, ये चीज ध्यान रखना, एमसीक्यू आएगा तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑडिट रिस्क क्या है, अ रिस्क ऑफ प्रोवाइडिंग इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेनिंग मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सिचुएशन है और ये रिस्क है। सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलतियां हैं लेकिन हमने गलत ओपिनियन दे दिया, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम हम ऑडिट रिस्क इस सिचुएशन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा, ऑडिट रिस्क इस सिचुएशन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहा। इनएप्रोप्रिएट ओपिनियन तो ये भी है कि देना चाहिए था अनमॉडिफाइड, दे दिया मॉडिफाई। बेटा एक बात बताओ, जब भी मॉडिफाई ओपिनियन देते हैं ना तो उससे पहले हम मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करते हैं कि सर ये गलतियां मिली हैं जिसकी वजह से हम मॉडिफाई ओपिनियन दे रहे हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ ना, अगर मिस स्टेटमेंट है ही नहीं और तुम बोल रहे हो मिस स्टेटमेंट है, तो सर आपका क्लाइंट ना सारी जस्टिफिकेशन दे देगा अपने आप को प्रूफ करने के लिए कि सर ये देखो आपने चेकिंग गलत करी है, यहाँ पे ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, इसके प्रूफ लो आप, है ना। तो ये वाला सिचुएशन तो हो ही नहीं सकता, राइट। लेकिन ये वाला सिचुएशन हो सकता है। ऑब्वियसली गलतियां थी, आपको मिली नहीं, आपने दे दिया अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सामने वाला तो खुश है कि चलो सीए को कुछ मिला ही नहीं। बात समझ पा रहे हो। तो ऑडिट रिस्क सिर्फ इस सिचुएशन के बारे में बात करते हैं, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सर ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट हैं। सर ऑडिट रिस्क इन 3 रिस्क से मिलकर बना है। कौन कौन सा, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। सर एक बात बताऊं, सर जो चीज़ें हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस करी है ना वो हम बहुत बार करेंगे, ऑलमोस्ट हर क्लास में कहीं ना कहीं तो डिस्कस हो ही जाएंगी। अच्छा एक बात बताओ, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का। एफआरएफ के अकॉर्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, कल ही पढ़ के आए हैं। इंटरनल कंट्रोल लगाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट का है, राइट। और ऑडिटर को सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है सर, मैनेजमेंट का, राइट। सर जो पहला रिस्क है ना, दैट इज इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क बात करता है कि सर जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं, सर देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन बनाता है, मैनेजमेंट, हम तो नहीं बनाते। सर एक बात बताओ, हम ऑडिट करने क्या जाते हैं, ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन किस चीज़ का, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का। हम चेक करते हैं कि फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के अंदर कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। सर हम वहीं ढूंढते हैं ना, क्योंकि मिस स्टेटमेंट मिलेगी तो हमारा ओपिनियन कैसे जाएगा सर, मॉडिफाई। मिस स्टेटमेंट नहीं होगी तो हमारा ओपिनियन कैसे जाएगा सर, अनमॉडिफाई, राइट। तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है उनके अंदर मिस स्टेटमेंट ढूंढना ही तो ऑडिट है ना, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनी है कि नहीं बनी, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही, हम यही तो चेक करते हैं, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, यही तो चेक करते हैं, राइट। तो सर जो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसके अंदर गलती होने के कितने चांसेस हैं, मैनेजमेंट ने गलत फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हो इसके कितने चांसेस हैं, इसी को बोलते हैं सर इनहेरेंट रिस्क। is a risk that the material misstatement may occur in financial statement। मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है सर, मैनेजमेंट का ना। तो मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए कितनी गलतियां की होंगी, गलती होने के कितने चांसेस है, चांसेस ऑफ अकरिंग ऑफ मिस स्टेटमेंट, इसी को क्या बोलते हैं सर, इनहेरेंट रिस्क।
बात समझ में आए सर? ऑडिट रिस्क क्या है कि कहीं हम गलत ओपिनियन ना दे दें, मिस स्टेटमेंट थी और हमें मिले नहीं, तो वो 3 कंपोनेंट से मिलके बनी है। कौन कौन सी सर? पहली है इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क का मतलब है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाए हैं उसके अंदर मिस स्टेटमेंट होने के कितने चांसेस हैं। क्लियर? बात समझ में आए सर? हर क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क अलग अलग रहता है, किसी क्लाइंट के यहाँ पे ज्यादा होगा, किसी के यहाँ पे कम होगा। सर कोई ऐसे क्लाइंट के यहाँ पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन है, सेम ट्रांजेक्शन है, डेली बेसिस पे जो ट्रांजेक्शन होती है सेल परचेज की वही ट्रांजेक्शन है, उसके यहाँ पे गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। या फिर कोई ऐसा क्लाइंट है जिसके ऊपर बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है, वो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, एक्सपोर्ट भी कर रहा है, दिस मल्टीपल काइंड ऑफ ट्रांजेक्शंस, राइट। तो सर हर क्लाइंट के यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर गलती होने के चांसेस, मतलब हर क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क होने के चांसेस अलग अलग हैं। किसी क्लाइंट के यहाँ पे ज्यादा होंगे, किसी के अंदर कम होंगे। ये चीजें मल्टीपल चीजों पे इफेक्ट करेगी, ये चीज मल्टीपल फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। जैसे जो आपका क्लाइंट है, जो आपकी मैनेजमेंट है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, उसकी नॉलेज पर, उसके स्टाफ के नॉलेज पे। भैया अगर उन्हें नॉलेज नहीं होगी, मैनेजमेंट को अगर नॉलेज नहीं होगी, तो एक बात बताओ वो ठीक से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएगा? उसको या उसकी टीम को नॉलेज नहीं होगी, ठीक है सर। उसकी इंटीग्रिटी, मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी, सर मैनेजमेंट की इंटीग्रिटी का क्या मतलब है? सर एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट को फ्रॉड करना तो वो गलत ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, तो कितने ऑनेस्ट हैं, राइट। उसके अलावा सर कितनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन है, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। एक बात बताओ, डेली बेसिस पे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, जो वंस इन वाइल आती है उसमें गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। सर पता है क्या होता है, अकाउंटेंट्स भी ना ट्रेन हो जाते हैं, मतलब सेम ट्रांजैक्शन करते रहते हैं, 5-6 सालों तक सेम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई नई ट्रांजैक्शन आ जाती है तो उन्हें पता भी नहीं होता कि इसकी एंट्री कैसे होनी है, ठीक है। तो अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, मैनेजमेंट की नॉलेज, ठीक है। अलग से सर कंपटीशन कितना है, हो सकता है मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, ठीक है। और कंपनी को पता है कि सर अगर उन्होंने, मान लीजिए कंपनी के यहाँ पे आ रहा था लॉस, ठीक है, कंपनी के यहाँ आ रहा था लॉस। सर पहले एक चीज समझना, मैं ना बीच में वो टॉपिक छोड़ रही हूँ, डाइवर्ट मत होना। सर जब हम बोलते हैं ना कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करके जा रहे हैं, उसके ऊपर ये चेक कर रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। हम बेसिकली क्या करने जा रहे हैं सर? ऑडिट करते हुए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने जा रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, राइट। सर ट्रू एंड फेयर व्यू का मतलब है कि अगर लॉस है तो लॉस दिखाएं, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट दिखाएं, राइट। एक बात बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता आप लोगों को प्रॉब्लम है कि नहीं है, लेकिन कुछ बच्चों को, हर बच्चे को नहीं होती, कुछ बच्चों को शायद ये लगता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर लॉस नहीं आ सकते, मतलब लॉस दिखाना ही गलत है। सर हम खाली बस ये चेक करने जाते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है कि नहीं दे रही। मतलब अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को लॉस है तो कंपनी, आपका क्लाइंट लॉस दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, प्रॉफिट है तो प्रॉफिट सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, राइट। तो सर मान लीजिए कंपटीशन है, मार्केट के अंदर बहुत कंपटीशन है, इसी टॉपिक पे वापस डिस्कस कर रही हूँ कि कंपटीशन है। तो सर एक बात बताओ ना, कंपटीशन है मल्टीपल कंपनीज के बीच में, आपको भी पता है जैसे ही आपने अपने क्लाइंट्स, अपनी बुक्स के अंदर लॉस दिखाया था, आपका शेयर का प्राइस कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट को अपना मार्केट वैल्यू इनहांस करने के लिए, अपने मार्केट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है सर? मिस स्टेटमेंट्स, फ्रॉड्स, राइट। तो हम बेसिकली चेक करते हैं कि उस क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क कितना है। इस क्लाइंट के यहाँ पे आप किसी भी क्लाइंट पे यहाँ पे ऑडिट करने से पहले क्या करते हो सर? उस क्लाइंट का ऑडिट रिस्क चेक करते हो। और ऑडिट रिस्क 3 फैक्टर से मिलकर बना है। पहला है इनहेरेंट रिस्क, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनेजमेंट ने बनाई है उसके अंदर गलती होने के कितने चांसेस हैं। दिस मल्टीपल फैक्टर जो इस चांस को इफेक्ट करेंगे। हर क्लाइंट के यहाँ का इनहेरेंट रिस्क अलग अलग होगा। बात समझ पाए? ठीक है सर। अब आ जाते हैं सर दूसरे फैक्टर के ऊपर, जो कि है कंट्रोल रिस्क। सर एक बात बताओ, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने की और इंटरनल कंट्रोल लगाने की। सर इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं? इंटरनल कंट्रोल बेसिकली वो प्रिंसिपल प्रोसीजर्स होते हैं, वो प्रिंसिपल एंड पॉलिसीज होती हैं जो लगाई जाती है ताकि जो एक्टिविटी है
वो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए। मतलब सर एक बात बताओ, आप लोगों ने भी तो आप लोगों के ऊपर इंटरनल कंट्रोल लगा के रखे होंगे ना कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो हम फेसबुक नहीं चलाएंगे, हम सोशल मीडिया यूज नहीं करेंगे, हम टाइम से उठ के सारा सिलेबस खत्म करेंगे, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाओ, ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कर पाओ, राइट। इसी तरीके से सर मैनेजमेंट भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर इंटरनल कंट्रोल लगाता है ताकि वो उस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर पाए, ठीक है। एंड ऑडिटर मेनली ऐसे इंटरनल कंट्रोल से ज्यादा कंसर्न होता है जो कहां पे लगाए जाते हैं सर, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर, क्योंकि सर हमें देना होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ओपिनियन, राइट। तो सर ऑडिट रिस्क का क्या, कंट्रोल रिस्क का क्या मतलब है सर, एक बात बताओ, अकाउंट डिपार्टमेंट के ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे उनका क्या ऑब्जेक्टिव होगा सर। अकाउंट डिपार्टमेंट क्यों बनाया जाता है कि सारी ट्रांजैक्शन सही टाइम पे सही जगह पे रिपोर्ट हो सके और सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन सके, इसीलिए अकाउंट डिपार्टमेंट बनाया जाता है कि सारी की सारी अकाउंटिंग ठीक से हो सके, और हम इसी को तो चेक करने आए हैं। तो अकाउंट डिपार्टमेंट पे जो मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल लगाए होंगे उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि सही टाइम पे सही इंफॉर्मेशन सही पर्सन को मिल सके और उसकी रिपोर्टिंग ठीक से हो सके। जितनी ज्यादा गलतियां, सिर्फ एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मैनेजमेंट का ना। एंड सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका, मैनेजमेंट का। हम तो खाली चेक करने गए हैं कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से फुलफिल करी है कि नहीं करी, ठीक है। तो मैनेजमेंट फ्री मटेरियल मिसस्टेटमेंट बनाने के लिए क्या करेगी, इंटरनल कंट्रोल भी लगाएगी अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के ऊपर कि सही इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो सके, ठीक है। तो इन इंटरनल कंट्रोल का मेन काम क्या रहेगा कि सारी इंफॉर्मेशन ठीक टाइम पे रिकॉर्ड हो सके, अगर कोई भी गलती है तो वो मिल सके। तो सर अगर इंटरनल कंट्रोल अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव ना कर पाए, सर अकाउंट डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल का क्या ऑब्जेक्टिव है कि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को बुक कर सके और कोई भी गलती है तो उसको आइडेंटिफाई कर सके। अगर वो सारे ट्रांजैक्शन को ठीक टाइम पे बुक नहीं कर पा रहे, वो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो हम क्या बोलेंगे कि इंटरनल कंट्रोल आर इनइफेक्टिव, वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इंटरनल कंट्रोल के इनइफेक्टिव होने के रिस्क को ही हम क्या बोलते हैं सर, कंट्रोल रिस्क। बात समझ में आई सर। इनहेरेंट रिस्क था फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो मैनेजमेंट ने बनाई है उसके अंदर बनाते हुए कितनी गलती होंगी, उसके अंदर बनाते हुए कितने चांसेस हैं कि यहाँ पे मिस स्टेटमेंट्स की गई होंगी, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल का क्या मतलब है सर, मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल आर इनइफेक्टिव। तो इंटरनल कंट्रोल के इनइफेक्टिव होने के रिस्क को ही क्या बोलते हैं सर, कंट्रोल रिस्क। बात समझ पा रहे हो, बात समझ पाए, इंडिविजुअली समझ में आया ना। सर ऑडिट रिस्क क्या है कि कहीं हम गलत ओपिनियन ना दे दें, गलत ओपिनियन ना दे दे का मतलब क्या है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मिस स्टेटमेंट थी लेकिन हमको मिली नहीं और हमने गलत ओपिनियन दे दिया, क्लियर। अब मैंने बोला सर इनहेरेंट रिस्क ऑडिट रिस्क 3 रिस्क से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन सा, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अभी तक हम पढ़ के आए हैं इनहेरेंट रिस्क। इनहेरेंट रिस्क क्या है कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए हैं उसके अंदर गलती होने के कितने चांसेस हैं, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क, ठीक है सर। कंट्रोल रिस्क, मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं अगर वो इंटरनल कंट्रोल मिस स्टेटमेंट्स को टाइमली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं सर, इनइफेक्टिव, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे। जिस पर्पस के लिए, सर एक बात बताओ, आपने ना अपने घर पे ना डॉगी रखा है ताकि कल कोई अगर चोर आ जाए तो वो डॉगी उसको पकड़ पाए। सर एक बात बताओ, डॉगी आ रहा है, चोर आ रहा है और आपका डॉगी इतना लेजी है कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो बैठा हुआ बस देख रहा है, तो एक बात बताओ आपके कंट्रोल लगाने का कोई फायदा हुआ नहीं ना, इनइफेक्टिव हो गई ना। वही बात है, इंटरनल कंट्रोल लगाए थे ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर जो गलतियां उसको आइडेंटिफाई कर पाए। अगर वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, टाइमली आइडेंटिफाई, प्रिवेंट और डिडक्ट नहीं कर पा रहा, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं सर, इनइफेक्टिव। तो इंटरनल कंट्रोल के इनइफेक्टिव होने के रिस्क को ही क्या बोलते हैं सर, कंट्रोल रिस्क। बात समझ पा रहे हो सर, ठीक है सर। अब आ जाते हैं ऑडिट रिस्क के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर जो कि है डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है सर,
सर ये देखो, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क था मैनेजमेंट लेवल का रिस्क, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई उसमें गड़बड़ है, मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल वो इनएफेक्टिव है। लेकिन जब मैं बात करती हूँ डिटेक्शन रिस्क की, तो डिटेक्शन रिस्क है सर ऑडिटर का रिस्क। ऑडिटर का रिस्क क्या है सर? सर देखो, हम क्या कर रहे हैं, एग्जामिन करते हैं कि कोई मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। अगर हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या, मिस स्टेटमेंट्स को ढूंढना, ठीक है। अगर हमने जो ऑडिट प्रोसीजर लगाए हैं सर, हम ऑडिट प्रोसीजर लगा के क्या करते हैं, मिस स्टेटमेंट्स को ढूंढते हैं ना, कि सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है कि नहीं बनी। सर एक बात बताओ, अगर ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने लगाए हैं वो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे सर, ऑडिटर की प्रोसीजर फेल हो गई। ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर क्यों लगाए हैं? ताकि वो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई कर पाए। अगर ऑडिटर के ऑडिट प्रोसीजर उनको नहीं ढूंढ पा रहे, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, डिटेक्शन रिस्क। डिटेक्शन रिस्क क्या है? द रिस्क दैट ऑडिटर्स प्रोसीजर विल नॉट डिडक्ट अ मिस स्टेटमेंट। हमने जो प्रोसीजर लगाए हैं, अगर वो रिस्क को असेस नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे सर, डिटेक्शन रिस्क। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे ना? ठीक है सर। अब जरा ध्यान से सुनना सर, ऑडिट रिस्क के 3 कंपोनेंट है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है। मतलब एक बात बताओ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसने बनाई? मैनेजमेंट ने। उसमें गलतियां जो की होंगी वो किसकी वजह से हो रही है? मैनेजमेंट से वजह से। ठीक है सर। कंट्रोल रिस्क क्या है? जो इंटरनल कंट्रोल लगाए गए हैं, अगर वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, अगर वो इनइफेक्टिव है, तो किसकी लेवल की गलतियां सर? मैनेजमेंट लेवल की। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम इंटरनल कंट्रोल लगाते हैं, ना हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये दोनों काम तो मैनेजमेंट ने गड़बड़ करे हैं। तो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क किसके लेवल के रिस्क है सर? मैनेजमेंट लेवल के। इनको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते। कम या ज्यादा का क्या मतलब है सर? इनहेरेंट रिस्क कब कम होगा? अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से बनी होंगी। अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो नहीं बनाते। कंट्रोल रिस्क कब कम होगा? जब अच्छे इंटरनल कंट्रोल लगे होंगे, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल लगे होंगे। अब हम इंटरनल कंट्रोल तो लगाते नहीं है ना, ये तो मैनेजमेंट करता है। तो इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट लेवल के रिस्क हैं। ऑडिटर इसको कम या ज्यादा नहीं कर सकता। बात समझ पा रहे हो? ऑडिटर इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को कम या ज्यादा नहीं कर सकता, वो खाली डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा कर सकता है, बिकॉज ये ऑडिटर के लेवल का रिस्क है। अगर उसको लगता है कि उसके प्रोसीजर इनइफेक्टिव है, तो वो क्या करेगा? वो और ज्यादा काम करेगा और ज्यादा प्रोसीजर करके और ज्यादा ऑडिट एविडेंस लेगा, ताकि वो अपने डिटेक्शन रिस्क को कम कर सके। बात समझ पा रहे हो? सर डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है? डिटेक्शन है ऑडिटर के लेवल का रिस्क, कि ऑडिटर जो प्रोसीजर कर पा रहा है, अगर वो एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर पाए तो क्या है ना। बात समझ पाए? सर देखो, जब भी तुम किसी भी ऑडिट पे जाओगे ना, तो तुम ट्राई करोगे कि उस ऑडिट के यहाँ पे तुम्हारा रिस्क, ऑडिट रिस्क कम रहे। ऑडिट रिस्क का क्या मतलब है? कि तुम वो चांसेस कम कर दो कि तुम वहां पे इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन दो। मतलब जितने भी मिस स्टेटमेंट है, तुम उनको आइडेंटिफाई कर पाओ। तुम इस तरीके से काम करोगे। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? तो सर ऑडिट रिस्क 3 रिस्क से मिलकर बना है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है। तो जब ये रिस्क कम होंगे, तभी तो ऑडिट रिस्क कम होगा। सर रिस्क क्या है? कहीं हम मिस स्टेटमेंट्स के ऊपर गलत ओपिनियन ना दे दें। ठीक है। तो इनहेरेंट रिस्क क्या है? अगर इनहेरेंट रिस्क ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कि उस क्लाइंट के यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गड़बड़ ज्यादा है। कंट्रोल रिस्क ज्यादा है, इसका क्या मतलब है? कि वहां के इंटरनल कंट्रोल इनइफेक्टिव हैं, तो वो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए होंगे। डिटेक्शन रिस्क का क्या मतलब है? कि ऑडिटर की जो प्रोसीजर है, वो मिस स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, ढूंढ नहीं पाए। राइट? बात समझ पाए? तो ऑडिटर जब भी ऑडिट करता है, तो वो ट्राई करता है कि वो अपने ऑडिट रिस्क को जितना कम हो सके उतना कम कर ले। ठीक है। अब सर ये देखो, ऑडिट रिस्क 3 रिस्क से मिलकर बना है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। अब ये जो 2 रिस्क हैं, ये है मैनेजमेंट लेवल के रिस्क। इनको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते।
ऑडिटर खाली डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा करेगा। कम या ज्यादा कैसे करेगा? काम ज्यादा करके अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करेगा। ठीक है, ऑडिटर सिर्फ इन दो रिस्क को असेस करता है, उसको चेक करता है, उसके बेसिस पे अपने डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा करता है। बात समझ पा रहे हो? सर एक बात बोलूं, इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को, ये दोनों मैनेजमेंट लेवल के रिस्क है और इनको जॉइंटली बोला जाता है सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। इन दोनों को साथ में क्या बोला जाता है सर? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बात समझ पा रहे हो? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ऐसा रिस्क जो मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है। ऑडिट रिस्क सर, ऑडिट रिस्क दो रिस्क से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? आरएमएम बोल सकती हूँ ना, बिकॉज आरएमएम मतलब इंटरनल कंट्रोल एंड कंट्रोल, इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क। इन दोनों से मिलके क्या बना है सर? आरएमएम। साथ में जब इन दोनों रिस्क को एक साथ स्टडी करते तो हम क्या बोलते हैं? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और ये किस लेवल का रिस्क है सर? मैनेजमेंट लेवल का। एंड दूसरा है डिटेक्शन रिस्क। ये किस लेवल का रिस्क है सर? ऑडिटर लेवल का। ऑडिटर डिटेक्शन रिस्क को कम कर सकता है, कैसे? काम ज्यादा करके। तो सर काम कम या ज्यादा कितना करना है ये डिसाइड करने के लिए सर देखो, ऑडिट करते हुए ना ऑडिटर का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे सही ओपिनियन दे दे। सिंपल लैंग्वेज में बोल रही हूँ, अब ध्यान से सुनना। जब भी तुम्हारा ऑडिट करोगे तो तुम क्या सोचोगे कि तुम सही ओपिनियन दे दो। सही ओपिनियन का क्या मतलब है? तुम अपने ऑडिट रिस्क को कम कर लो, है ना। ऑडिट रिस्क है इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन, गलत ओपिनियन देने का रिस्क। अब सर तुम ऑडिट रिस्क को सिर्फ कैसे कम कर सकते हो? काम ज्यादा करके। अब किस क्लाइंट के यहाँ पे काम ज्यादा करना है कम, ये डिपेंड करेगा उस क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कितना है, कि मैनेजमेंट ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई है उसमें गड़बड़ होने के चांसेस कितने हैं, और मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं वो इफेक्टिव हैं कि नहीं है। या मैं कंपाइंडली बोल सकती हूँ वो डिपेंड करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे। अगर किसी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम है, मतलब क्लाइंट, आपका जो क्लाइंट है वो बहुत इंटेलिजेंट है, इंटीग्रिटी अच्छी है, तो पता है कि उसके यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती होने के चांसेस कम है। ठीक है, उसने अपने कंट्रोल देखे, कंट्रोल भी बहुत अच्छे लगाए हैं, तो उस क्लाइंट के यहाँ पे आरएमएम कम होगा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कम होगी। तो सर आप कम काम करके भी अपने डिटेक्शन रिस्क को लेवल पे रख सकते हो, अपने ऑडिट रिस्क को लेवल पे रख सकते हो। बात समझ पा रहे हो सर? बात समझो। ऑडिट रिस्क क्या है कि कहीं गलत ओपिनियन ना दे दे। ऑडिट रिस्क 3 कंपोनेंट से मिलकर बना है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क, राइट। इनहेरेंट एंड कंट्रोल रिस्क को जॉइंटली हम बोलते हैं रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है। ठीक है, ऑडिटर काम करता है कि वो अपने ऑडिट रिस्क को कम से कम कर दे। ऑडिट रिस्क को कम से कम करने का क्या मतलब है कि वो इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन ना देके अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे। वो जब भी काम करेगा इस तरीके से करेगा कि वो सही ओपिनियन दे सके। ठीक है सर, सही ओपिनियन का मतलब है कि हम अपने ऑडिट रिस्क को कम कर सके। सर अब ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ऑडिट रिस्क 2 रिस्क से मिलकर बना है, आरएमएम एंड डिटेक्शन रिस्क। ठीक है, ये मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हम नहीं बना सकते, इंटरनल कंट्रोल भी हम नहीं लगा सकते। ठीक है, हम तो खाली यहाँ पे काम ज्यादा या कम करके अपने डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो सर ऑडिटर ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए क्या करता है? वो 2 चीजें करता है। सबसे पहले तो वो जिस भी क्लाइंट के यहाँ पे जाता है ना, काम करने से पहले ये चेक करता है कि उस क्लाइंट पे आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितना है, इस क्लाइंट के यहाँ पे इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क कितना है। पहले वो ये चेक करता है, क्योंकि इसको हम कम या ज्यादा नहीं कर सकते, इसको तो हम खाली असेस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, और फिर इसके बेसिस पे वो डिसाइड करता है कि वो अपने डिटेक्शन रिस्क को कम रखेगा या ज्यादा रखेगा। अगर किसी क्लाइंट पे आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस कम है तो सर हम थोड़ा कम करके भी अप्रोप्रिएट ओपिनियन दे देंगे ना। लेकिन किसी क्लाइंट के यहाँ पे अगर रिस्क ज्यादा है तो हमें ज्यादा से ज्यादा काम करके ज्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। बात समझ पाए? इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल से समझाऊं। बेटा एक बात बताओ,
तो सीए के पेपर के लिए और बीकॉम के पेपर के लिए सेम लेवल पे पड़ता है क्या? सर सीए के अंदर सर हमारा पेपर देने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या? पास करना। रिस्क क्या है? फेल होना। तो सीए के अंदर फेल होने के चांसेस ज्यादा है या बीकॉम के अंदर? बीकॉम के अंदर ज्यादा है सीए के अंदर? सर सीए के अंदर। तो पढ़ाई कहाँ पे ज्यादा करते हो? सीए के अंदर। बीकॉम में भी क्या सीए के लेवल की पढ़ाई करते हो? नहीं सर, चांस ही नहीं है। आप बोलोगे मैम लास्ट ईयर का 8 क्वेश्चन पेपर 5 क्वेश्चन पेपर पढ़ के जाते हैं बस, है ना? तो बेटा वही बात है, जैसे बीकॉम के अंदर फेल होने के चांसेस कम है तो वहां पे आपने काम कम किया, और सीए में फेल होने के चांसेस ज्यादा है, वहां पे आपने काम ज्यादा किया। आपने पहले रिस्क असेस किया, उसके बाद अपना काम स्टार्ट किया ना कि पढ़ाई कम करूंगा या ज्यादा करूंगा। वही चीज है सर, किसी भी क्लाइंट पे जाने से पहले तुम उस क्लाइंट के आरएमएम को देखते हो। सर एक बात बताओ ना, यहाँ पे भी 2 लेवल पे है। एक तो पेपर कैसा बना है, हमारा आईसीआई पेपर कैसा बना रहा है और चेकिंग कैसे कर रहा है। दूसरा चीज स्टूडेंट लेवल पे रिस्क है सर, कि वो पढ़ाई कितनी कर रहा है और पेपर कैसे लिख के आ रहा है ना? तो सर हम आईसीआई को तो पेपर टफ बनाना तो वो बनाएगा ही बनाएगा, उसको जैसी चेकिंग करनी है वो वैसे ही करेगा। सिर्फ हम पढ़ के अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, वही चीज है। तो हमारे जो रिस्क है 2 लेवल पे मिलके बने हैं फेल होने के, आईसीआई लेवल पे और स्टूडेंट लेवल पे। हम खाली अपने लेवल पे काम ज्यादा करके, मतलब पढ़ाई करके अपने रिस्क को कम कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा फेल होने के चांसेस कम होते हैं, तो हम कम पढ़ाई करके भी पास हो जाते हैं। सेम वही बात सर यहाँ पे है। देखो ऑडिट रिस्क 3 रिस्क से मिलकर बना है, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। और इनहेरेंट एंड कंट्रोल को हम बोल सकते हैं सर आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ये तो मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है, क्लाइंट लेवल का रिस्क है। हम तो खाली डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बिकॉज वो हमारे लेवल का रिस्क है। ठीक है, बात समझ पाए? तो सर हम क्या करते हैं, हम अपने ऑडिट रिस्क को कम करने के लिए, मतलब इनअप्रोप्रिएट ना ओपिनियन देते, सही ओपिनियन देने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस रिस्क की स्टडी करते हैं, आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की स्टडी करते हैं। और अगर रिस्क कम लगता है तो सर हम कम काम करते हैं, अपने डिटेक्शन रिस्क को ज्यादा कम नहीं करते। ठीक है, अगर इनहेरेंट आरएमएम, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आपको ज्यादा लगता है तो आप ज्यादा काम करके अपने ऑडिट रिस्क को कम करते हो, अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करते हो। बात समझ पा रहे हो सर? वो जो एग्जाम वाला भी मैंने आपको एग्जांपल दिया, उसके बाद तो एकदम क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। सर ये मैनेजमेंट लेवल का रिस्क है, इसको तो कम या ज्यादा नहीं कर सकते, इसको हम स्टडी करते हैं और इसके बेसिस पे काम करके, इसके बेसिस पे ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके हम अपने डिटेक्शन रिस्क को कम करते हैं। क्लियर? बात समझ पा रहे हो? अब सर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को किस तरीके से स्टडी करना है? सर इस रिस्क को हम खाली स्टडी कर सकते हैं। अब इस रिस्क को कैसे स्टडी करना है, इसके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड है SA 315, जो बताता है कि भैया किसी भी क्लाइंट के यहां पे तुम किस तरीके से रिस्क की स्टडी करोगे। ठीक है, बात समझ पाए? सर अगर मैं बात करूं SA 315 ने, सर ऐसे 315 ने बताया है कि तुम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क को किस तरीके से स्टडी करोगे, बिकॉज उसकी स्टडी करने के बाद ही तो तुम उसके रिगार्डिंग अपना काम, उसके बाद ही तो तुम डिसाइड करोगे ना कि तुम्हें काम कम करना है या ज़्यादा करना है, राइट? तो हर क्लाइंट के यहाँ पे काम एक्सेप्ट करने के बाद जो दूसरी चीज़ रहती है वो क्या रहती है सर, ये आइडेंटिफाई करना कि उस क्लाइंट के यहाँ पे, ये आइडेंटिफाई करना कि उस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कितना है, रिस्क ज़्यादा है या कम है। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो सर आपको ज़्यादा काम करना होगा, ज़्यादा काम करके ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने होंगे। और रिस्क कम है तो सर कम काम करने से भी आपका काम चल जाएगा। तो काम कितना करना है ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले आप असेस करते हो सर उसका रिस्क, और रिस्क असेस करने के लिए हमारे पास है स्टैंडर्ड 315। ठीक है, ऐसे 315 ने बोला है कि रिस्क असेस करने के लिए, आरएमएम को असेस करने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी उस क्लाइंट की। सर उसने बोला जिस भी क्लाइंट का तुम रिस्क असेस कर रहे हो, तो रिस्क असेस करने के लिए तुम्हें उस क्लाइंट के कुछ बेसिक चीजों के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी। इसी इंफॉर्मेशन की स्टडी करके तुम्हें पता चलेगा इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क ज्यादा है या कम है। बात समझ पा रहे हो सर? ऐसे 315 ने बोला
सर ऐसे 315 ना खाली 3 चीज़ें बोल रहा है। पहली चीज़ उसने बताई कि तुम्हें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करनी पड़ेगी क्लाइंट के बारे में। उस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके तुम्हें पता चलेगा कि इस क्लाइंट के यहाँ पर रिस्क कम है या ज़्यादा है। ठीक है सर। और वो क्या इन्फॉर्मेशन है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी उस क्लाइंट के इंडस्ट्री के बारे में कि वो किस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन उसके ऊपर लगते हैं एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, उसके ऊपर वो कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, उसके ऊपर कौन कौन से लॉ एंड रेगुलेशन लग रहे हैं, कौन से प्रिंसिपल्स वो यूज़ करता है अपने बिजनेस के अंदर, राइट। तो तुम्हें उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें अपने क्लाइंट के बिजनेस के नेचर की नॉलेज लेनी पड़ेगी कि भाई तुम्हारे क्लाइंट का बिजनेस का नेचर क्या है, मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेडिंग करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, ई कॉमर्स बिजनेस में। ठीक है, उसके नेचर में और क्या क्या आता है, उसका ऑपरेशन क्या है, जैसे मैंने अभी बोला कि सर मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है, सर्विस प्रोवाइडर है, क्या है, ऑनरशिप कैसी है सर, डेब्ट्स कितने हैं, इक्विटी कितनी है, राइट। गवर्नमेंट, गवर्निंग स्ट्रक्चर कैसा है, मैनेजमेंट है, TCWG में कौन कौन है, मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन है, राइट। टाइप ऑफ द इन्वेस्टमेंट, बैंक से लोन ले रखा है, पर्सनल लोन ले रखे हैं, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, कन्वर्टेबल इक्विटी है, कैसी इन्वेस्टमेंट, आपको ये चेक करना पड़ेगा। उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, ये सारी बेसिक चीज़ों के बारे में नॉलेज पड़ेगी उसके नेचर के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी सर उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में कि कौन कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज़ फॉलो कर रहे हैं, पिछली बार से इस बार कोई चेंज आया है क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के अंदर, अगर चेंज आया है वो रीजनेबल है कि नहीं है। ठीक है सर। दूसरा, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी क्या है, बिजनेस के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको अचीव करने के क्या क्या स्ट्रैटेजीज बनाई है, क्या मैनेजमेंट अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ कंप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। बिजनेस रिस्क कितना है सर, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखेंगे हम अभी थोड़ी देर में। क्लाइंट के यहाँ पे बिजनेस रिस्क कितना है। ठीक है सर। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, लॉस में तो नहीं चल रही, अगर कोई क्लाइंट लॉस में है तो बहुत चांसेस है कि सर शायद उसने अपनी पोजीशन ठीक करने के लिए अपने बुक्स में कुछ गड़बड़ कर रखी हो। ठीक है। इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं। तो किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कम है या ज़्यादा है ये आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें ये बेसिक इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी होगी एज पर ऐसे 315। इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके तुम्हें पता चलेगा कि इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क है या नहीं है। बात समझ में आई सर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर कि तुम्हें क्लाइंट की कौन कौन सी नॉलेज लेनी पड़ेगी वहां पे रिस्क असेस करने के लिए। सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछा जाता है। ठीक है। अब सर ये इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी कैसे, तो ऐसे 315 ने बोला ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, ऐसे 315 ने बोला कि ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा सर, ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें करने पड़ेंगे सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। उसने बोला तुम्हें ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए, एक सेकंड होल्ड करो सर। हाँ जी सर। जैसे 315 ने बोला कि बेसिक इंफॉर्मेशन है सर, ऐसे 315 क्या बता रहे हैं कि किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कैसे असेस करोगे। ठीक है। उसके लिए बोला कि भैया अगर तुम्हें किसी भी क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क असेस करना है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उस क्लाइंट की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है। ये उसके बाद उसने बोला कि भैया ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेंगे, तुम्हें करने पड़ेंगे कुछ प्रोसीजर्स जिनको हम बोलते हैं सर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर करके तुम क्या करोगे, ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करोगे। ठीक है सर। क्या क्या प्रोसीजर बताया उसने, बोला आप इंक्वायरी करोगे मैनेजमेंट एंड अदर्स के साथ। ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स करोगे। सर एनालिटिकल प्रोसीजर के ऊपर हमारे पास एक कंप्लीट चैप्टर है, हम अपनी कुछ नेक्स्ट 3rd क्लास तक वो कर लेंगे। ठीक है। तो वहां पे एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सुन लो, फिर से वापस आके यहाँ चीज कनेक्ट करवाऊंगी। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप मैनेजमेंट और अदर पर्सन से इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है। आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हो। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन कर सकते हो। इन 4 प्रोसीजर्स को क्या बोला जाता है सर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। इन प्रोसीजर्स का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, तुम क्लाइंट की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन।
और इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके तुम्हें क्या पता चलेगा कि उस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क है कि नहीं है। तुम आइडेंटिफाई करोगे उस क्लाइंट के यहाँ पे RMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। ठीक है, अब सर एक क्वेश्चन बनता है पेपर के अंदर कि तुम्हें नॉलेज क्या क्या लेनी है क्लाइंट के बारे में, तो सर ये आएगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो क्या क्या प्रोसीजर कर सकते हो, RMM के बारे में बताओ, तो सर ये 4 प्रोसीजर आएंगे। अब सर आपने ये प्रोसीजर परफॉर्म किए, ये प्रोसीजर परफॉर्म करके तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मिली। अब इस इंफॉर्मेशन की स्टडी करके तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क कम है या ज्यादा है, जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बात समझ पा रहे हो? पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिफाई क्या करना है, रिस्क है या नहीं है। सर अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो जाए तो क्या करोगे सर, आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिस्क जो है, आपने पहले रिस्क देखा रिस्क है कि नहीं है, तो फिर उसको असेस करोगे। असेस करने का मतलब है सर उसकी स्टडी करोगे कि सर क्या रिस्क है, वो परवेसिव है कि नहीं है। परवेसिव का क्या मतलब है सर, जब भी आप रिस्क देखते हो ना, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो सर RMM को ना आप 2 लेवल पे देखते हो। RMM को हमेशा आप 2 लेवल पे देखते हो कि वो रिस्क फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल है या किसी पर्टिकुलरली किसी असर्शन को इफेक्ट कर रहा है। जब भी तुम RMM, अगर तुम्हें कभी भी रिस्क मिलेगा तो तुम उसकी स्टडी करोगे कि इसका इम्पैक्ट कहाँ पे जा रहा है। आप देखोगे वो पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल को इफेक्ट कर रहा है या किसी पर्टिकुलर असर्शन, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को असेस कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। ठीक है सर, सबसे पहले तुमने रिस्क आइडेंटिफाई किया कि रिस्क है कि नहीं है। अगर रिस्क आइडेंटिफाई हो जाता है तो तुम ये सारी की सारी स्टडी करते हो उस रिस्क के बारे में, क्या क्या वो परवेसिव है कि नहीं है। परवेसिव का मतलब है कि वो पर्टिकुलर किस लेवल पे इफेक्ट कर रही है, वो पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे इफेक्ट कर रही है या किसी पर्टिकुलर असर्शन को इफेक्ट कर रही है, किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रही है। ठीक है सर, फिर देखोगे सर अगर वो किसी ट्रांजैक्शन को इफेक्ट कर रही है तो उस ट्रांजैक्शन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ पे वो उसको गलत करेगी। ठीक है, उसके लाइक्लीहुड क्या है, इस रिस्क के जो तुमने रिस्क आइडेंटिफाई किया है उसके अक्कर होने के चांसेस कितने हैं, लाइक्लीहुड कितने हैं, उस रिस्क के अक्कर होने के चांसेस कितने हैं। ठीक है सर, लास्ट अगर तुमने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। सर ऐसे मैंने बहुत सारी बातें बोल दी जिसमें शायद तुमको डाउट होगा। सर देखो, हम डिस्कस कर रहे थे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हमने एक्चुअली स्टार्ट किया था ऑडिट रिस्क के साथ। ऑडिट रिस्क 2 रिस्क से मिलकर बना है, RMM एंड डिटेक्शन रिस्क। तो ऑडिटर पहले क्या करता है, RMM की स्टडी करता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि वो आपको काम कम करना है या ज़्यादा करना है। ठीक है, सो डिटेक्शन रिस्क कम रखना है या ज़्यादा रखना है। ठीक है, अब RMM की स्टडी करने के लिए हमारे पास है ऐसे 315। ठीक है, ऐसे 315 ने बोला किसी क्लाइंट पे रिस्क है कि नहीं है। यहाँ पे रिस्क है कि नहीं है ये आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए क्लाइंट की। ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए तुम्हें क्या करना है सर, कुछ प्रोसीजर्स करने हैं जिनको हम बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। राइट सर, अब ये प्रोसीजर करके आपने जो ये इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करी है इसको स्टडी करके तुम्हें देखना है इस क्लाइंट के यहाँ पे रिस्क है कि नहीं है। ठीक है, अगर कोई रिस्क मिलता है तो उसके बारे में आप उसको असेस करोगे। असेस क्या करोगे, वो परवेसिव है कि नहीं है, मतलब वो फाइनेंशियल लेवल पे इफेक्ट कर रही है, मतलब एक पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर रही है। सर एक बात बताओ, अगर मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही गलत फॉलो किया, अकाउंटिंग पॉलिसी ही गलत फॉलो की है, सर कैश बेस पे बुक करनी चाहिए थी अक्रूवल बेसिस पे, तो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट करेगी ना। ठीक है, तो आपको चेक करना है ये रिस्क किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के ऊपर है या पूरी की पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद देखोगे कि अगर ये रिस्क अक्कर होता है, सर देखो रिस्क है, ठीक है, तो अगर ये रिस्क अक्कर होता है ये कितना गलत हो सकता है, व्हाट कैन गो रॉन्ग, इसकी वजह से कहाँ गलतियां हो सकती है, इस रिस्क के अक्कर होने के कितने चांसेस हैं, और ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या अदर रिस्क है। सर सिग्निफिकेंट रिस्क वो रिस्क होता है जिसके अक्कर होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं, हायर लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस, लाइक्लीहुड का मतलब होता है सर चांस, तो उसके अक्कर होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। और अगर ये गलती हुई, अगर ये रिस्क एक्चुअली में अक्कर हुआ
तो भैया इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा। अगर रिस्क, सर हमने रिस्क पढ़ा ना, सर देखो हम स्टडी कर रहे हैं कि इस क्लाइंट के यहाँ पे गलती होने के चांसेस कितने हैं, रिस्क कितना है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं अगर ये हमने कोई रिस्क मिला है तो ये रिस्क सिग्निफिकेंट है या अदर रिस्क है। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है ऐसा रिस्क कि उसके चांसेस ज़्यादा हैं एग्जीक्यूट होने के, रिस्क है, ठीक है। तो रिस्क एक्चुअल में अक्कर होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं, और अगर ये रिस्क हुआ तो इसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा होगा, इसकी वजह से गड़बड़ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो सर ये कुछ रिस्क है जिनको हम सिग्निफिकेंट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। देयर आर सम रिस्क जिनको हम क्या बोलते हैं सर, सिग्निफिकेंट रिस्क। हाँ जी, तो दीज आर द सम रिस्क विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंस। क्लियर। इसके एक बार इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सर, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यू का यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर कौन कौन से रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं। एक बार ये वाला टॉपिक थोड़ा खत्म कर लें, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, आता है एग्जाम के अंदर। सर हम अभी पढ़ के आए थे, मैंने सिर्फ आपको बोला कि ऑडिटर आरएमएम की स्टडी करता है। आरएमएम की स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ ऑडिट प्रोसीजर हैं, और ये ऑडिट प्रोसीजर करके वो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करता है, और इसके बेसिस पे वो स्टडी करता है कि रिस्क है कि नहीं है। अगर है तो फिर उसके बारे में और चीज़ें स्टडी करते हैं कि भाई वो परवेसिव है, मतलब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे है या ट्रांजेक्शन लेवल पे है, राइट। उसके बाद वो देखते हैं कि अगर ये रिस्क एक्चुअल में अक्कर होता है तो इसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या होगा, व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट। उसके बाद देखते हैं सर लाइक्लीहुड, चांस कितने हैं, और ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या अदर रिस्क है। क्लियर। सर एक और क्वेश्चन बनता है, सर ये था आपका पूरा का पूरा ऐसे 315। अब यहाँ पे ये 3 क्वेश्चन तो पेपर के अंदर बनते हैं कि सर आरएमएम क्या है, इंफॉर्मेशन क्या ऑब्टेन करोगे तुम क्लाइंट के बारे में, एंड उसके बाद रिस्क को आइडेंटिफाइंग एंड असेस क्या करोगे। ये सर देखो ये वाले 2 क्वेश्चन है ना, ये फिर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, बच्चे गड़बड़ नहीं करते, बच्चे गड़बड़ करते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंदर। आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, वो ये सारी स्टोरी लिखाएंगे, वो ये चीजें नहीं लिख के आते। दीज आर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आए कि हाउ टू आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, या फिर हाउ टू असेस, तो भैया असेस के अंदर आप लिख के आओगे बाय परफॉर्मिंग द रिस्क ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यू ऑब्टेन द नॉलेज अबाउट द क्लाइंट and then identify whether there are any risk or not. If you are identifying any risk, you assess the following things. बात समझ पा रहे हो? ये क्वेश्चन याद रखना। एक काम करूंगी मैं, इसके रिगार्डिंग किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है ना, हम वो भी देख लेंगे। एक क्वेश्चन लिख लेंगे कि इसका वर्डिंग क्या रहता है एग्जाम के अंदर, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सर अब 2 और क्वेश्चन बनते हैं सर 315 के अंदर। पहला है सर देखो हमने पढ़ा था कि हमारे पास रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं, कौन कौन से हैं, इंक्वायरी है, एनालिटिकल प्रोसीजर है, उसके अलावा सर ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शंस भी हैं, ठीक है। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंक्वायरी की, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि आरएमएम करते हुए, सॉरी आरएपी करते हुए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हुए जो तुम इंक्वायरी करते हो मैनेजमेंट में, तो किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करते हो, इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन बनेगा सर वो कुछ इस तरीके का बनेगा। अच्छा मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में एक चीज़ बोली क्या, अगर नहीं बोली तो अब बोल रही हूँ, एक ना पतली सी नोटबुक बना लेना, ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगी, लेकिन किसी भी टॉपिक या किसी भी चैप्टर के अंदर कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा ना कि हाँ एक डिफरेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो वो ज़रूर लिखवाऊंगी, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन बनाऊंगी ना वो चाहे यहीं लिख लो, ये वाला यहीं पे लिख लेना, लेकिन इसके अलावा एक और क्वेश्चन बताऊंगी वो तुम्हें अपनी नोटबुक में लिखना पड़ेगा आंसर के साथ, ठीक है। चलिए मैं एक बार शिफ्ट कर देती हूँ नोट्स के ऊपर। सर क्वेश्चन है एन ऑडिटर में obtain information or a different perspective in identifying
RMM through inquiry of other within the, अब नेक्स्ट कहाँ लिखे हैं, विद इन द, नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ, यहीं पे लिख देती हूँ, सॉरी, विद इन द एंटिटी, विद इन द एंटिटी। ठीक है सर, आप मैनेजमेंट और अदर की इंक्वायरी करके क्या क्या इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है, तो वो लिख लो, वो यहीं लिख लेना। क्वेश्चन क्या बनेगा सर, एन ऑडिटर मे ऑब्टेन इंफॉर्मेशन और डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग RMM थ्रू इंक्वायरी ऑफ अदर विद इन द एंटिटी। क्वेश्चन समझ में आता है सर? ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसका आंसर क्या रहेगा सर? इस केस में आपको लिख के क्या आना है, क्वेश्चन लिख लिया आप सबने, 1 मिनट लो, लिख लो। हाँ जी, चलो सर, अब मैं आ जाती हूँ इसके आंसर के ऊपर। अगर ये क्वेश्चन आए तो तुम्हारा आंसर क्या जाएगा सर? आप इसे डिफरेंट पैराग्राफ्स बना के लिख सकते हो, डिफरेंट हेडिंग्स बना सकते हो। TCW से डिस्कस करके, TCW से इंक्वायरी करके तुम्हें क्या पता चलेगा बिजनेस के इन्वायरमेंट के अंदर, जिसके अंदर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई हैं। ठीक है सर, इंटरनल ऑडिट पर्सनल, वो पर्सन जो इंटरनल ऑडिट कर रहा है, उससे इंक्वायरी करके तुम्हें क्या पता चलेगा कि इंटरनल ऑडिट के रिगार्डिंग क्या क्या प्रोसीजर किए गए। एंड साथ में अगर प्रोसीजर करते हुए अगर कोई इंटरनल ऑडिटर को कोई फाइंडिंग मिली तो इसके रिगार्डिंग मैनेजमेंट का क्या एटीट्यूड था। एटीट्यूड एज इन क्या वो फाइंडिंग मैनेजमेंट ने सही की कि नहीं की। ठीक है सर, इम्प्लॉयज से बात करके आपको पता चलेगा सर कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई गई, कोई चेंज तो नहीं आया, अगर चेंज आया तो क्यों आया, अकाउंटिंग पॉलिसीज किसने आइडेंटिफाई करी, ये सारी चीजें। लीगल इन हाउस काउंसलर, सर इन हाउस काउंसलर से बात करके आपको पता चलेगा आपके क्लाइंट के ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा था, अगर चल रहा था तो उसके रिगार्डिंग किस तरीके से प्रोविजंस बनाए। ठीक है सर, उसके बाद आता है मार्केटिंग एंड सेल पर्सनल, इसकी आइडेंटिफाई करके आपको पता चलेगा सर सेल्स के रिगार्डिंग क्या टारगेट्स हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्या आपका क्लाइंट अपने टारगेट्स को फुलफिल कर पाया। बात समझ में आई सर? देखो आंसर बहुत डायरेक्ट है, इजी भी है, लेकिन पेपर के अंदर जिस दिन ये क्वेश्चन आया ना, बहुत सारे चांसेस हैं कि बच्चे गड़बड़ करके आएंगे। गड़बड़ इसीलिए करके आएंगे बिकॉज सर ये क्वेश्चन कभी उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा। ठीक है, ये सब पढ़ के जाएंगे लेकिन ये बहुत कम पढ़ के जाएंगे। बात समझ पा रहे हो? चलिए सर, तो 315 के अंदर हमने अभी तक क्या पढ़ा? 315 बोलते हैं कि रिस्क को कैसे असेस करोगे। असेस करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन के लिए ये प्रोसीजर्स परफॉर्म करना, ये प्रोसीजर करके जो ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसकी स्टडी करके देखना रिस्क है कि नहीं है, अगर है तो फिर उसकी स्टडी करना, ये सारी चीज़ें स्टडी करके। उसके अलावा हमने एक क्वेश्चन पढ़ा सर, हमने पढ़ा था रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर के अंदर एक प्रोसीजर है कि हम मैनेजमेंट और अदर से इंक्वायरी करेंगे। तो सर दिस इज अ क्वेश्चन कि भैया अदर से इंक्वायरी करके तुम्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। ठीक है, इसके अलावा सर एक और क्वेश्चन बनता है सिग्निफिकेंट रिस्क का। ऐसे 315 बोलता है कि भैया जब भी रिस्क असेस करो ना तो देख लेना, अगर कोई भी रिस्क मिले तो वहां पे देख लेना कि वो सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं। तो सर सिग्निफिकेंट रिस्क कौन सा रिस्क होता है? वो रिस्क जिसके अक्कर होने की चांसेस भी ज्यादा हैं, और अगर ये रिस्क एक्चुअल में हुआ तो जो गड़बड़ होगी वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, अब कौन कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क है सर? अगर तुम्हें कोई फ्रॉड का इंडिकेशन मिलता है तो ये रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि रीसेंट चेंज आया है अकाउंटिंग या इकोनॉमी के अंदर, जिस इन्वायरमेंट में तुम्हारा क्लाइंट काम कर रहा है, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस आए हैं पिछले साल से, तो सर बहुत चांसेस है कि वहां पे गलतियां हों। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अगर आपका क्लाइंट कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस में काम करता है, उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो कॉम्प्लेक्स है, तो वहां पे भी रिस्क ज्यादा होने के चांसेस है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। ठीक है सर, रिस्क सिग्निफिकेंट RTP रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सिर्फ रिलेटिव के साथ अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है मिलके, क्लाइंट ने अपने किसी रिलेटिव के साथ मिलके कोई ट्रांजैक्शंस करी हैं, सर बहुत चांसेस है कि उसने कोई फ्रॉड किया हो, क्योंकि दोनों वो सामने वाली पार्टी को भी जानता है। ठीक है सर, उसके अलावा अगर
ट्रांजेक्शंस करते हुए, अगर अकाउंटिंग करते हुए बहुत सारी सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है, अगर बहुत सारे सिग्निफिकेंट जजमेंट इन्वॉल्व है। सर एक बात बोलूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ना बनाते हुए ना बहुत सारी जजमेंट लगानी पड़ती हैं, जैसे प्रोविज़न बनाने के लिए, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसी सेलेक्ट करने के लिए, जैसे बैड डेट का प्रोविजन बना रहे हो आप, तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आप एग्जैक्ट एस्टिमेट नहीं कर सकते, और ज़रूरी नहीं है जितना आपने प्रोविजन बनाया हो उतने ही बैड डेट हो सकता है उससे ज़्यादा या उससे कम हो जाए, ठीक है। तो ऐसा क्लाइंट जिसके यहाँ पे बहुत सारे जजमेंट्स यूज हो रही हैं, बहुत ज़्यादा एस्टिमेशंस लगाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा है ना। उसके अलावा सर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, अगर कोई ऐसा क्लाइंट है जहाँ पे आप देख रहे हो कि सर बहुत सारी अनयूजुअल ट्रांजेक्शन आ गई इस साल जो हर साल नहीं होती, तो अगर अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है उसके अंदर सिग्निफिकेंट रिस्क ज़्यादा होते हैं, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। सर देखो, अगर फ्रॉड है तो रिस्क है, ऐसी ट्रांजेक्शन है जहाँ पे एस्टिमेशंस हैं तो रिस्क है, अगर कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन्स है तो उस ट्रांजेक्शन के अंदर रिस्क ज़्यादा है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है तो रिस्क ज़्यादा है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है तो रिस्क ज़्यादा है। तो दीज आर द 5 एरियाज जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, दीज आर द 5 टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। तो सर पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन से है, अब लिखाओगे ना, ऐसा फ्रॉड, ऐसा रिस्क जहाँ पे फ्रॉड इन्वॉल्व है, ठीक है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है तो वो ट्रांजेक्शन रिस्की है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन है तो वो रिस्की है, वो सिग्निफिकेंट रिस्की है, अनयूजुअल ट्रांजेक्शन है तो रिस्की है, ऐसी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर जजमेंट इन्वॉल्व है सर वो रिस्की है, अगर कोई चेंज आया है इन्वायरमेंट के अंदर या मैनेजमेंट के अंदर तो सर रिस्क ज़्यादा रहता है गड़बड़ होने का, है ना। सर एक और क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोट्स के ऊपर शिफ्ट कर रही हूँ। सर एक क्वेश्चन बनता है, सर या तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि सिग्निफिकेंट रिस्क कौन कौन से हैं, एक और क्वेश्चन बन सकता है सर कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के अंदर रिस्क ज्यादा क्यों होता है। दीज आर द 4 रीजन जिस वजह से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कौन सी है सर? ऐसी ट्रांजैक्शन जो डेली बेसिस पे नहीं आती, वंस इन वाइल कभी कभी आती है, ठीक है। तो सर पहली चीज तो ये, जो ट्रांजैक्शन बहुत रेयर कभी आती है, सर मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन है जो पहली बार आई है। अगर कोई पहली बार कोई ट्रांजैक्शन आई है तो ऑब्वियसली ना तो उसका ट्रीटमेंट किसी को पता होगा, ना उसके रिगार्डिंग कोई इंटरनल कंट्रोल लगे होंगे। जब पता ही नहीं था तो उसके रिगार्डिंग कंट्रोल कैसे लगा दोगे, है ना। तो सर इन डिफिकल्टी टू इम्प्लीमेंट इफेक्टिव कंट्रोल्स, ऐसी ट्रांजैक्शंस के ऊपर कंट्रोल लगाना डिफिकल्ट रहता है, ठीक है। दूसरा सर मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज्यादा रहता है उस अकाउंटिंग के अंदर कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा, बिकॉज एकदम नहीं है तो सब मिलके ट्राई करते कि भाई सही एंट्री पास कर लें, है ना। उसके अलावा सर वैसे तो हो सकता है हर चीज के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के लिए हो सकता है कि आपके पास सॉफ्टवेयर ना हो, क्योंकि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन था, आपको खुद नहीं पता था कि ऐसी कोई ट्रांजैक्शन आ जाएगी। तो सारा का सारा कैसा काम होता है सर, मैनुअल इंटरवेंशन के साथ होता है। और हो सकता है नई ट्रांजैक्शन है तो उसकी कैलकुलेशन कैसी रहेगी सर, कॉम्प्लेक्स। तो दीज आर द रीजन जिसकी वजह से इन अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। सर देखो, मैंने सिर्फ ये डिस्कस किया है कि सिग्निफिकेंट रिस्क, सर जब भी कोई रिस्क देखोगे, आरएमएम का अगर कोई रिस्क मिलता है तो आपको चेक करना होता है वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं है। सिग्निफिकेंट कब होगा, अगर उसके रिस्क के अक्कर होने के चांसेस ज्यादा हैं, और दूसरा अगर वो अक्कर होता है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा आएगा, ठीक है। फिर हमने बोला कि दीज आर द सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर कोई फ्रॉड की ट्रांजैक्शन है तो वो सिग्निफिकेंट है। फिर मैंने बोला कि अगर कोई ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स है तो वो सिग्निफिकेंट है। फिर मैंने बोला कि सर कोई ट्रांजैक्शन अनयूजुअल है, साल में आती ही नहीं है, बड़ी मुश्किल से कोई ट्रांजैक्शन आ गई, वो अनयूजुअल है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट हो सकता है आपके अकाउंटेंट को ना पता हो, तो बिकॉज अनयूजुअल है, ठीक है सर। उसके अलावा अगर कोई चेंज आए इन्वायरमेंट के अंदर तो सर हो सकता है रिस्क ज्यादा है। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर भी रिस्क ज्यादा रहता है, ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन बन सकता है सर ये वाला कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शन के अंदर रिस्क ज्यादा क्यों होता है,
क्योंकि उसके रिगार्डिंग आप इंटरनेंस कंट्रोल नहीं लगा सकते। दूसरा, कोई सॉफ्टवेयर होगा नहीं क्योंकि अनयूजुअल था, तो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप नहीं करवाया होगा। सारा का सारा कैसे काम हो रहा है सर? मैनुअल इंटरवेंशन से। मैनेजमेंट का भी इंटरवेंशन ज़्यादा रहता है, बिकॉज एक बात बताओ ना, अकाउंटेंट को कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगी तो वो हायर अथॉरिटी के पास जाएगा ना, बोलेगा सर इसका क्या करूँ, नई ट्रांजेक्शन आ गई। तो मैनेजमेंट का इंटरवेंशन ज़्यादा है, और नई ट्रांजेक्शन है, हो सकता है उसकी कैलकुलेशन कैसी हो सर? कॉम्प्लेक्स। पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो लिख पाओगे ना कि अनयूजुअल ट्रांजेक्शन रिस्की क्यों होती है ना? ठीक है सर। सर ये थे 315 के अंदर जो भी आपके क्वेश्चन बन पाते हैं, और ये था आपका ऐसे 315, राइट। हम क्या पढ़ रहे थे आज? हमने अभी तक पढ़ा है ऑडिट रिस्क क्या है, फिर हमने देखा कि ऑडिट रिस्क के दो कंपोनेंट थे, आरएमएम एंड डिटेक्शन रिस्क। फिर हमने बोला कि ऑडिटर आरएमएम की स्टडी करता है और उसके बेसिस पे खुद के काम को कम या ज्यादा करके, ऑडिट एविडेंस कम या ज्यादा करके अपने डिटेक्शन रिस्क को कम या ज्यादा करता है। तो ये डिसाइड करने के लिए काम कम करना है या ज्यादा, वो क्या करता है? रिस्क को असेस। रिस्क को असेस करने के लिए हमारे पास है ऐसे 315। यहां तक कोई डाउट? ऐसे 315 ने बताया है कि हम अपने आरएमएम को किस तरीके से असेस करेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? सर एक टॉपिक आप बोलोगे कि मैम आपने ये छुड़वा दिया, बेटा अभी नहीं छुड़ाया। मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क का रिलेशनशिप है, करवाऊंगी लेकिन मटेरियलिटी समझाने के बाद, क्योंकि इससे बाद हमारा टॉपिक क्या है सर? मटेरियलिटी। चलिए ठीक है, चलिए आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। इसके लिए आ जाओ तुम चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे दो टॉपिक कवर होते हैं, ऑडिट प्लानिंग एंड ऑडिट मटेरियलिटी। ठीक है सर, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑडिट मटेरियलिटी के बारे में। ऑडिट मटेरियलिटी के बारे में बात करता है तुम्हारा ऐसे 320, राइट। चलिए सर, ऐसे 320 ने बात करी है मटेरियलिटी के बारे में। सर मटेरियलिटी क्या है? बेटा एक चीज़ समझ, हम सबको पता है कि ऑडिट के अंदर कभी भी 100% चेक नहीं करते, हम चेक करते सैंपल बेसिस पे, बिकॉज हर चीज़ चेक करना प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो ऐसे 320 बोलता है कि भैया एक काम करो, ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ना एक काम करना, उस क्लाइंट के यहाँ पे क्या चीज़ मटेरियल है, कौन से मिस स्टेटमेंट तुम्हारे लिए मटेरियल होगी, उसको पहले से ही आइडेंटिफाई कर लेना। बिकॉज ऑडिटर खाली जो चीज़ मटेरियल है ना उसी को डिटेल में चेक करता है, क्योंकि सब कुछ तो हम चेक करते नहीं है ना। तो जो चीज़ मटेरियल होती है सिर्फ हम उसी को चेक करते हैं। जैसे 320 ने बोला कि भैया ऑडिट स्टार्ट होने से पहले, एकदम स्टार्ट करने से पहले एक काम करना, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से पहले ये एरिया देख लेना कि कौन कौन सी आइटम्स, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस, क्या चीज़ तुम्हारे लिए सिग्निफिकेंट है, क्या चीज़ मटेरियल है, किसको तुम डिटेल में चेक करोगे और किसको नहीं। ठीक है, तो पहले ही एक बेंचमार्क, एक मटेरियलिटी का डिसाइड कर लेना। जैसे आपने डिसाइड किया कि भैया 10,000 से ऊपर कोई भी गलती होगी तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हर ट्रांजेक्शन 10,000 से ऊपर आप उसको चेक करोगे। क्लियर? ये 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1,00,000 भी हो सकता है, वो आपकी जजमेंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ऐसे 320 ने बोला कि भैया ऑडिट स्टार्ट करने से पहले, काम शुरू करने से पहले, ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने से पहले क्या करना? रिस्क असेस करना, और उसके साथ साथ मटेरियलिटी भी डिसाइड करना कि कौन कौन सी चीज़ मटेरियल है। बेटा एक बात बताओ, एग्जाम के अंदर भी जिस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं उसको ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हो ना, कंपैरेटिवली वो वाले चैप्टर जिसके अंदर से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं उसको तो ABC एनालिसिस के अंदर C में डाल देते हो, राइट। तो वही चीज़ है भैया, 100 चीज़ तो तुम चेक कर नहीं सकते, तो आप मटीरियल चीज़ों को चेक कर लो, आप मटीरियल डिसाइड कर लो कि इस क्लाइंट के यहाँ पे क्या चीज़ मटीरियल रहेगी। ठीक है सर, अब किस क्लाइंट के यहाँ पे क्या मटेरियल रहेगा? सर वैसे तो अगर उस क्लाइंट के FRF ने बता दिया कि क्या चीज़ मटेरियल है तो ठीक है, अगर FRF ने नहीं बताया तो ऑडिटर को अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा के डिसाइड करना पड़ता है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे क्या चीज़ मटेरियल है और क्या नहीं।
और अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाते हुए वो बेसिकली ये चीज़ चेक करते हैं, भैया देखो हम अपना ओपिनियन देते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में, और जो हमारी ऑडिट रिपोर्ट है ना उसका यूज़ करके बहुत सारी पार्टीज अपने डिसीजन फ्रेम करती हैं। तो भैया ऐसी मिस्टेक जो हमें लगती है कि इसकी वजह से जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं ना उनके डिसीजंस इफेक्ट हो जाएंगे। सर हमारे लिए हर वो मिस स्टेटमेंट मटीरियल होगी, हर वो आइटम मटीरियल होगी जिसके बारे में हमें लगता है कि अगर इस आइटम के अंदर या फिर ये चीज़ गलत हुई या फिर इतने अमाउंट से ऊपर कोई गड़बड़ हुई तो सर इसकी वजह से जो मेरे ऑडिट रिपोर्ट, जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स हैं जो इसके बेसिस पे अपने डिसीजन लेने वाले थे, अपने इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे उनको इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना, लोन देना है कि नहीं देना, राइट। तो जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं ना, जो मिस स्टेटमेंट मेरे यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस को इफेक्ट करने का पावर रखती है, उस स्टेटमेंट्स को हम बोलते हैं सर मटीरियल मिस स्टेटमेंट्स, है ना। बात समझ पाए। ऐसे 320 ने बोला कि ऑडिटर को अपने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले ही यहाँ पे एक मटीरियलिटी का लेवल डिसाइड कर लेना चाहिए, सो डेट वो सिर्फ उन्हीं में स्टेटमेंट्स को, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से देखेगा जो आपके मटीरियल लेवल को मैच करेगी। अब क्या चीज़ मटीरियल है वो हर क्लाइंट के यहाँ पे अलग अलग रहेगी, वो आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगी, और आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इस बात से डिपेंड करेगी सर किस क्लाइंट के यहाँ पे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है ना उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही चीज़ आपके लिए मटेरियल है। सर एक बात बताओ, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट क्यों करते हो? ताकि उसकी क्रेडिबिलिटी इनहांस हो, ओपिनियन देते हो ताकि सामने वाली पार्टी उस पर ट्रस्ट कर सके, ठीक है। जो सामने वाली पार्टी के लिए, जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, उनके लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ उनके इकोनॉमिक डिसीजन, सर डेफिनेशन अगर आएगी तो ये वर्ड पक्का यूज करना है। जो इंफॉर्मेशन, जो मैं स्टेटमेंट मेरे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का पावर रखती है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो मेरे यूजर्स के लिए इंपॉर्टेंट है वही चीज़ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई? ठीक है सर। एक चीज़ याद रखना, यूजुअली बच्चों को लगता है कि सर मटीरियलिटी हमेशा डिफाइन होती है सर क्वांटिटी से, कि इतने रुपए से ऊपर वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। नहीं सर, मटीरियलिटी अमाउंट वाइज भी हो सकती है और नेचर वाइज भी। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती है सर, मान लीजिए आपने बोला 10,000 से ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी वो सब इंपॉर्टेंट है, डिटेल में चेक करूंगा। लेकिन कोई ट्रांजेक्शन है ऑल दो वो 10,000 की नहीं है, फॉर एग्जाम्पल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है, 10,000 की नहीं है, 5,000 की है, लेकिन इसका नेचर जो है वो रिस्की है। तो कुछ ट्रांजेक्शन्स आपके लिए मटेरियल होती है बिकॉज ऑफ द अमाउंट, और कुछ ट्रांजेक्शन्स इंपॉर्टेंट होती है, मटेरियल होती है बिकॉज ऑफ द उनका क्वालिटी, या फिर मुझे बोलना चाहिए सर नेचर। बात समझ पा रहे हो सर? अब याद रखना, चाहे तो लिख लो, यूजुअली क्या चीज अगर क्लाइंट के FRF ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा हुआ है कि इस क्लाइंट के यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है फॉर, तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं करके रखा तो ऑडिटर को डिसाइड करना पड़ता है, और ऑडिटर कैसे डिसाइड करता है? बाय यूजिंग हिज प्रोफेशनल जजमेंट, ठीक है, बाय यूजिंग हिज प्रोफेशनल जजमेंट। और उसकी जजमेंट इस बात से इन्फ्लुएंस होती है कि सर उसके यूजर्स के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। जो इन्फॉर्मेशन उसके यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने का पावर रखती है वही चीज़ ऑडिटर के लिए मटीरियल बन जाती है, ठीक है सर। तीसरा पॉइंट, मटेरियलिटी हमेशा अमाउंट से रिलेटेड नहीं होती, कई बार क्वालिटी से भी, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन से भी इफेक्ट होती है। हो सकता है कि कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसका नेचर रिस्की है, अमाउंट हो सकता है आपके मटेरियल लेवल से कम हो, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, ठीक है सर। बात समझ में आते हो? ठीक है मैम। चलिए नेक्स्ट है अजम्पशन अबाउट द यूजर। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार ही ऐड हुआ है। ऐसे 320 के अंदर हमेशा से था, लेकिन आपके स्टडी मैट में कभी भी ऐड नहीं किया था, पिछली बार ऐड किया है, ठीक है। अजम्पशन अबाउट यूजर्स का क्या मतलब है कि भैया ऑडिटर जब भी मटेरियलिटी डिसाइड करता है ना, तो वो मटेरियलिटी डिसाइड करते हुए क्या करता है, कुछ चीज़ों के बारे में, सर जब भी वो मटेरियलिटी डिसाइड करता है तो डिसाइड करते हुए वो अपने यूजर्स के बारे में कुछ अजम्पशंस लेके चलता है।
वो जब भी मटेरियलिटी डिसाइड करता है तो ये मटेरियलिटी डिसाइड करते हुए जो उसके ऑडिट रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स है ना, उनके बारे में कुछ बेसिक अजम्पशंस लेके चलता है। कौन कौन सी अजम्पशंस लेके चलता है सर? कि उसके जो यूजर्स हैं उनको बिजनेस और अकाउंटिंग की नॉलेज है, वो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका तुम ऑडिट करने वाले हो उसको ड्यू डिलिजेंस, डिलिजेंस का मतलब होता है केयर, केयर के साथ पढ़ने वाले हैं, और इसी के बेसिस पे वो अपना इकोनॉमिक डिसीजन फ्रेम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा उसे लगता है कि उसके यूजर्स को पता है कि जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई जाती है, जो ये ऑडिट किया जाता है, ये मटेरियलिटी के बेसिस पे किया जाता है। और दूसरा, उनको पता है कि यहाँ पे कुछ इनहेरेंट लिमिटेशन है जिसकी वजह से हम खाली ओपिनियन देते हैं, गारंटी नहीं। बात समझ में आई? तो सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऑडिटर जब भी मटेरियलिटी का लेवल डिसाइड करेगा तो वो लेवल डिसाइड करने से पहले वो कुछ बेसिक अजम्पशंस लगता है अपने यूजर्स के बारे में। क्या क्या? कि उसके यूजर्स को अकाउंटिंग की नॉलेज है। दूसरी चीज, वो उन अकाउंट्स को पढ़ेंगे, उसके अलावा ड्यू केयर के साथ पढ़ेंगे, मतलब डिलिजेंस के साथ पढ़ेंगे, अपना दिमाग लगा के पढ़ेंगे। ठीक है सर, स्टडी करेंगे और इसके बेसिस पे अपने डिसीजंस फ्रेम करेंगे। क्लियर? उसके अलावा उन्हें लगता है कि यूजर्स को पता है कि जो हमारी ऑडिट की गई है वो मटेरियलिटी के बेसिस पे की गई है, राइट? उसके अलावा सर यहाँ पे कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, कुछ अनसर्टेनिटी है। तो ये बेसिक 5 अजम्पशंस है जिसके बेसिस पे ऑडिटर अपनी मटेरियलिटी को डिसाइड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लो, पेपर में आ सकता है। ठीक है, बात समझ पाए? चलिए सर, अब आ जाते हैं इसी टॉपिक के नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। एक सेकंड, एक पेज इंसर्ट कर लूं। हाँ जी सर, देखो अगर तुम ऐसे 320 का नाम पढ़ोगे ना, इसका नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस एंड ऑडिट। सर ऐसे 320 बोलता है जब भी मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करो ना तो 2 लेवल पे करना। एक तो करना प्लानिंग लेवल पे, जैसे मैंने बोला, मैंने प्लानिंग करते हुए बोला कि 10,000 से ज़्यादा कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है इस क्लाइंट के यहाँ पे। ठीक है, ऐसे 320 बोलता है जब भी मटेरियल डिसाइड करोगे तो 2 लेवल पे करोगे, एक प्लानिंग लेवल पे करोगे, एक परफॉर्मेंस लेवल पे करोगे। प्लानिंग मतलब ऑडिट की प्लानिंग करते हुए, परफॉर्मेंस मतलब एक्चुअल ऑडिट करते हुए। अब 2 लेवल का क्या मतलब है सर? उसने बोला देखो प्लानिंग करते हुए एक लेवल डिसाइड करना, लेकिन एक काम करना, जो परफॉर्मेंस करोगे ना ऑडिट का, उसके लिए एक अलग लेवल डिसाइड कर लेना जो हमेशा प्लानिंग लेवल से कम रहेगा। सर हमने प्लानिंग में बोला वैसे तो 10,000 से नीचे और 10,000 से ऊपर वाली हर ट्रांजैक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे 320 ने बोला थोड़ी और केयर के लिए एक काम करना, काम स्टार्ट कर देना उससे भी थोड़े कम से, 8,000 से ही स्टार्ट कर देना हर चीज चेक करनी। देखो 8,000 से चेक करोगे तो प्लानिंग वाली एंट्री तो चेक होंगी ही होंगी, बस थोड़ी एडिशनल एंट्रीज भी चेक हो जाएंगी। सर ऐसे 320 ने बोला कि प्लानिंग मटेरियलिटी का क्या मतलब है कि आपको 2 लेवल डिसाइड करने हैं मटेरियल के। एक तो प्लानिंग लेवल पे, जैसे आपने डिसाइड किया 10,000 रुपये, एक और मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करोगे जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कि जब भी काम स्टार्ट करो ना वो थोड़े कम से ही स्टार्ट करना, केयरफुली। मतलब वैसे तो 10,000 से ऊपर वाला सब इंपॉर्टेंट था, लेकिन आपने क्या किया, 8,000 से ही चेक करना शुरू कर दिया ताकि बीच में ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ना हो जो छूट जाए, जो इंपॉर्टेंट हो। तो जस्ट फॉर कोई भी मिस स्टेटमेंट मिस ना हो जाए, इसीलिए बोलते हैं कि काम एक लेवल कम से शुरू कर देना, थोड़ा एक्स्ट्रा काम कर लेना लेकिन गलतियां मत छोड़ना। बात समझ में? तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है? अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, जो ऑडिटर सेट करता है, लेस देन द मटेरियलिटी। सर प्लानिंग लेवल पे जो तुमने मटेरियलिटी डिसाइड करी है उससे कम लेवल पे डिसाइड करोगे, जैसे आपने 8,000 कर ली। क्यों? टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, चांसेस, इस चांस को कम करने के लिए कि कोई मिस स्टेटमेंट इनआइडेंटिफाई ना रह जाए, कोई मिस स्टेटमेंट्स इनआइडेंटिफाई ना रह जाए। सर एक चीज बोलूंगी, ध्यान से सुनना। सर देखो वैसे आपने बोला था 10,000 से ऊपर कोई ट्रांजैक्शन होगी तो इंपॉर्टेंट है। सर हो सकता है कोई ट्रांजैक्शन 8,000 की थी और ऐसी 2 ट्रांजैक्शंस थी। सर वो इंडिविजुअली तो 10,000 से कम थी, लेकिन एग्रीगेट तो आपके 10,000 से ज़्यादा हो गई।
तो इसीलिए बोला जाता है सेफर साइड एक काम करो, काम थोड़ा और कम से स्टार्ट कर देना, एक और लोअर लेवल से स्टार्ट कर देना। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी मतलब वो वाला लेवल जहां से तुम्हें ऑडिट परफॉर्म करना है, उसको ना अपने प्लानिंग लेवल से भी एक स्टेप नीचे रखो ताकि काम थोड़ा ज्यादा हो सके और ऐसी चांस आपकी कम हो जाए टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग द मिस स्टेटमेंट विच में एक्सीडिंग द मटेरियल लेवल इन एग्रीगेट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल। सर 8,000 की थी, 10,000 से कम थी, लेकिन ऐसे 2 ट्रांजैक्शन में गड़बड़ हुई तो वो 16,000 हो जाएंगी, तो वो एज ए होल आपके लिए मटेरियल बन जाएंगी। तो क्या बोला, सेफर साइड। सर केस पता है कैसा चला आपके लेवल पे, अगर मैं बोलूं सर वैसे तो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मैंने बोला कि बेटा वैसे तो 4 चैप्टर में से ही पूछता है, लेकिन 1-2 बार ना 2 चैप्टर में से और पूछा होगा, तो एक काम करना, वैसे तो 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफर साइड एक काम करो 6 के 6 कर लो, एक्स्ट्रा काम कर लो। वही वैसे तो 10,000 से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन इंपॉर्टेंट थी प्लानिंग लेवल पे जो तुमने डिसाइड किया, लेकिन एक और काम करना, एक और लेवल डिसाइड कर लेना जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस लेवल, ताकि कोई भी मिस स्टेटमेंट छूट ना जाए जो शायद एग्रीगेट होके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती। तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी हम 2 लेवल पर डिसाइड करते हैं, प्लानिंग लेवल पे और परफॉर्मेंस लेवल पे। प्लानिंग लेवल सर आपने डिसाइड कर लिया कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसे 320 ने बोला माना अपने मटेरियल कुछ भी हो लेकिन काम थोड़ा एक्स्ट्रा करना, एक और लेवल नीचे जाके एक और लेवल डिसाइड कर लेना जिसको हम बोलते हैं परफॉर्मेंस लेवल, जहां पे तुम ऑडिट परफॉर्म करना शुरू करोगे। और ये लेवल हमेशा क्या होता है सर, कम प्लानिंग लेवल से, ताकि सारी के सारे मिस स्टेटमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर सके, जितना अवॉइड हम कर सके ऑडिट रिस्क को उतना अवॉइड कर सके। बात समझ पाए? ठीक है सर, इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट नोट, ब्रेक करके लिखा हुआ तो डेफिनेशन याद हो जाएगी फॉर श्योर, ठीक से करोगे तो। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया मटेरियलिटी, हमने डिस्कस किया कि सर ऐसे 320 ने अलाउ किया है कि मटेरियलिटी डिसाइड कर लो, क्योंकि हम हर चीज डिटेल में चेक नहीं करते, हम खाली मटेरियल चीजों को डिटेल में चेक करते हैं। फिर हमने बोला कि सर मटेरियलिटी डिसाइड कैसे होगी? सर या तो FRF ने दिया होगा या तो FRF ने प्रिस्क्राइब कर रखा होगा, अगर उसने नहीं किया तो क्या करोगे आप? 3 चीजों के बारे में ध्यान रखोगे, क्या कि आपके यूजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सर आप अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगाओगे, पहली चीज आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इस बात से इम्पैक्ट करेगी कि आपके यूजर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। और थर्ड चीज क्या है कि जरूरी नहीं हमेशा अमाउंट ही मटेरियल डिसाइड करे, बहुत बार ट्रांजेक्शन का नेचर भी उसको मटेरियल बना देता है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि जब भी मटेरियलिटी डिसाइड करोगे तो ऑडिटर ना एक काम करता है, वो कुछ अजम्पशंस लेके चलता है अपने यूजर्स के बारे में। ठीक है, अब हमने पढ़ा शॉर्ट नोट अबाउट द परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, एक और लेवल कि वैसे मटेरियल लेवल कुछ भी हो, काम थोड़ा कम से शुरू करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें से चेक कर सको। ठीक है सर, अब आते हैं इस चैप्टर के एक और टॉपिक के ऊपर, डेट इज बेंचमार्क। इतनी देर से मैं बोल रही हूँ मटेरियलिटी डिसाइड कर लेना, मटेरियलिटी डिसाइड कर लेना, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड कर लेना, लेकिन करोगी कैसे? मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको हम बोलते हैं सर बेंचमार्क। बेंचमार्क कुछ भी नहीं है, बेंचमार्क इज ए मेथड टू डिटरमाइन द मटेरियलिटी लेवल। ठीक है, बात समझ में आई? अब सर बेंचमार्क काम कैसे करता है? बेंचमार्क के अंदर ना सबसे पहले हम अपने क्लाइंट का, यहाँ पे क्लाइंट की नॉलेज लेके, उसके बिजनेस की नॉलेज लेके, जो अभी हम 315 में लेके आए थे, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि इस क्लाइंट के यहाँ पे क्या चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके यूजर्स के लिए। ठीक है, अब इसी इंफॉर्मेशन को हम अपना बेंचमार्क मान लेते हैं। जैसे सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चर करता है, सर उसकी ज़्यादातर कैपिटल किस में लगी हुई है? उसके फिक्स एसेट्स में। अगर इस फिक्स एसेट को कुछ हो जाए ना, उसका पूरा बिजनेस हिल जाएगा, है ना। तो मेरे इस क्लाइंट के लिए हो सकता है फिक्स एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने क्या किया, फिक्स एसेट्स को बेंचमार्क बना लिया। मेरा जो क्लाइंट है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था उसका रेवेन्यू, मतलब उसका क्रेडिट रेवेन्यू, जो सर्विस उसने क्रेडिट पे करी है, अगर उसके डेटर्स उसको पे नहीं करेंगे तो उसको लॉस हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? सर एक क्लाइंट है जिसके अंदर 90% इक्विटी है, 10% डिवेंचर है, तो इस क्लाइंट के यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, क्योंकि उनको तो
जो शेयर मिलेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मिलेगा, तो उसके लिए पीएटी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है मैं पीएटी को अपना बेंचमार्क मान लूँ। सर कुछ भी हो सकता है, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट्स, किसी भी चीज़ को आप अपना बेंचमार्क मान सकते हो। बस आपको डिसाइड करना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बैलेंस शीट के अंदर, मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। ठीक है, मान लीजिए 90% डेब्ट्स हैं, 10% इक्विटी, तो इस केस में मैं क्या करूंगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को अपना बेंचमार्क मान लूंगी, बिकॉज उनको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो बिफोर टैक्स मिलेगा। ठीक है, तो बेंचमार्क क्या है सर, आप स्टडी करके अपने क्लाइंट के यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो आपको लगता है कि उसके यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसको एक बेंचमार्क बना लेते हो और उस बेंचमार्क के ऊपर एक परसेंटेज लगा लेते हो। जैसे मैंने बोला मेरा क्लाइंट मैन्युफैक्चर में है, उसके लिए फिक्स एसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने 10 लाख रुपए की फिक्स एसेट थी, तो मैंने उसको अपना बेंचमार्क बना लिया। ठीक है, अब इस बेंचमार्क के ऊपर आप एक परसेंटेज लगा देते हो। ये परसेंटेज आप डिसाइड करते हो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट से। मैंने लगाई 10%, तो मैंने बोला मेरे फिक्स एसेट्स का 10% मतलब 1 लाख इज मटेरियल, तो कोई भी ट्रांजैक्शन जो 1 लाख या 1 लाख से ऊपर हो वो मेरे लिए मटेरियल है। फॉर्मूला समझ में आया कि बेंचमार्क मेथड के अंदर तुम किस तरीके से मटेरियलिटी निकालते हो। सबसे पहले बेंचमार्क डिसाइड करते हो, सर इसी को मैंने लिखा हुआ है बेंचमार्क शॉर्ट फॉर्म में, उसके ऊपर एक परसेंटेज लगाते हो और ये जजमेंट आप डिसाइड करते हो अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है सर। अब इसके बेसिस पे आपके पास क्या आ जाती है, मटेरियलिटी। मेथड समझ में? ठीक है सर। अब आपको क्या चीज़ बेंचमार्क लेनी है और क्या नहीं, इसके लिए ये सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। जैसे एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन चारों में से आप कुछ भी बेंचमार्क ले सकते हो सर। दूसरा है अटेंशन ऑफ द यूजर्स, कि जो आपके यूजर्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स हैं उनके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप उसको बेंचमार्क लोगे सर। नेचर ऑफ द एंटिटी, आप जिस क्लाइंट के यहाँ पे जा रहे हो उसका नेचर क्या है, मैन्युफैक्चर में है, सर्विस में है, ट्रेडिंग में है। ट्रेडिंग में है तो सर उसके लिए स्टॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, उसके क्रेडिटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके डेटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल का मतलब है सर अभी ग्रूम कर रहा है या एकदम पीक पे है, राइट। ओनरशिप का स्ट्रक्चर क्या है, इक्विटी कितना है, डेट्स कितना है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे। और वॉलेटिलिटी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू। वॉलेटिलिटी का क्या मतलब है सर, एस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो आइटम जिसके अंदर चेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, वॉलेटिलिटी बोलते हैं सर, जो बहुत जल्दी चेंज हो जाता है। तो आप कभी भी ऐसी आइटम को बेंचमार्क नहीं लेते जिसके अंदर चेंज बहुत जल्दी आ जाता है। अब नॉर्मल आइटम्स का बेंचमार्क नहीं बनाते, बात समझ पा रहे हो? तो बेंचमार्क क्या लोगे, इसको डिसाइड करते हुए इन 5 फैक्टर्स का ध्यान रखा जाता है। क्या, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपके यूजर्स का कहाँ अटेंशन रहेगा, नेचर ऑफ द एंटिटी, ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड वॉलेटिलिटी। जो आइटम वॉलेटिलिटी होती है, जितने ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस हैं, उसको हम बेंचमार्क नहीं लेते। ठीक है, बात समझ में आई? उसके अलावा सर एक इंपॉर्टेंट चीज, जब भी बेंचमार्क डिसाइड करोगे तो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। सर मान लीजिए आपने सेल्स को बेंचमार्क बनाया, तो भैया सेल के अंदर अगर कोई अब नॉर्मल आइटम है, मतलब स्क्रैप गुड्स का सेल भी है, तो उसको माइनस कर देना। सिर्फ जो नॉर्मल रहेगा उसी को तुम बेंचमार्क बना सकते हो। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? यस सर। कुछ एग्जाम्पल हैं बेंचमार्क के, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टोटल रिवेन्यू, टोटल सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, टोटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट्स, लायबिलिटी, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कुछ भी बन सकते हैं सर। इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट नोट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर बेंचमार्क। डेफिनेशन लिखाना, ये फॉर्मूला ऐसे लिखाना, ये फैक्टर लिखाना और एग्जाम्पल लिखाना, सर पूरे नंबर आएंगे। ठीक है सर, ये था आपका ऐसे 320। हमने पढ़ा मटेरियलिटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि जब भी ऑडिटर मटेरियलिटी डिसाइड करता है तो उससे पहले कुछ अजम्पशंस लेके चलता है। फिर हमने एक दो शॉर्ट नोट पढ़े हैं सर, प्रोफेशनल मटेरियलिटी, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या है और बेंचमार्क क्या है। अब कुछ एडिशनल छोटे छोटे से पॉइंट है जिनके ऊपर केस स्टडी बन सकती है। सुनो सर, एक बार बेंचमार्क आपने डिसाइड कर दिया तो क्या उसके बाद आप उसको रिवाइज कर सकते हो? यस सर। आज आपके अकॉर्डिंग 10,000 इंपॉर्टेंट था, लेकिन आप जैसे जैसे ऑडिट करते गए आपको बहुत ज़्यादा गलतियां मिलती गई, तो आपने क्या किया, आपने इसको रिवाइज करके कर दिया 5,000। अब आपने बोला सर 5,000 वाली ट्रांजेक्शन भी चेक करूंगा, इतनी गड़बड़ है तो। ठीक है, उसके अलावा सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिफरेंस मटेरियलिटी कैन बी डिसाइड फॉर द सर्टेन ट्रांजेक्शंस। यस सर,
इसका क्या मतलब है सर? वैसे तो हम एक सिंगल मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करते हैं पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, जैसे हमने डिसाइड किया था 10,000, लेकिन सर ऐसे अलाउ करता है कि अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में तुम्हें लगता है कि सर ये ट्रांजैक्शन थोड़ी रिस्की है, यहाँ पे तो मैं 8,000 को अपना मटेरियल लेवल मानूंगा और 6,000 को अपना परफॉर्मेंस मटेरियल लेवल मानूंगा, तो सर आप कर सकते हो। किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन या कुछ सर्टेन ट्रांजैक्शंस के लिए अपना बेंचमार्क रिवाइज कर सकते हो। रीजन क्या रहेंगे सर? ये चेंजेस क्यों कर सकते हो सर? हो सकता है लॉ का रिक्वायरमेंट है, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, एज पर द AS18 जितनी भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है उनको अलग से दिखाना पड़ता है, ठीक है? तो आप अलग से ही चेक करोगे, चाहे वो 10,000 से नीचे क्यों ना हो, ठीक है? की डिस्क्लोजर एज पर द इंडस्ट्री, कुछ ट्रांजेक्शन होती है जो इंडस्ट्री में कस्टम होता है, या तो लॉ ने बोली है, या कुछ ट्रांजेक्शन जो पूरी इंडस्ट्री अलग से डिस्क्लोज करती है। तो अगर ऐसी ट्रांजेक्शन हैं तो भी आपको अलग से दिखाना पड़ेंगी, या फिर आपको लगता है कि सर कोई इंपॉर्टेंट है ट्रांजेक्शन, इसके अंदर रिस्क ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे भी उसको रिवाइज कर सकते हो। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए वैसे तो एक ही बेंचमार्क डिसाइड, एक ही मटेरियलिटी लेवल डिसाइड किया जाता है, लेकिन अगर ऑडिटर चाहे तो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए थोड़ा और लेवल मतलब एक और लेवल डिसाइड कर सकता है। वैसे तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए सेम मटेरियल लेवल डिसाइड किया जाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए चाहे तो वो उसको उसके लिए रिवाइज कर सकता है, राइट? उसके अलावा आता है सर आप मटेरियलिटी के रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट क्या रखोगे? सर देखो, डॉक्यूमेंट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि कल आपको अगर कोई ये बोले ना कि सर आपने क्यों इस लेवल को मटेरियलिटी रखा, आपने 10,000 को क्यों लिया, 8,000 को क्यों नहीं लिया, तो आपके पास एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, और ये जस्टिफिकेशन कहाँ रखी जाती है? डॉक्यूमेंट्स के अंदर, ठीक है? तो आप डॉक्यूमेंटेशन किस किस चीज़ के बारे में रखोगे? मटेरियलिटी के बारे में, उसके अलावा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बारे में, उसके अलावा किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई और लेवल ऑफ मटेरियलिटी रखा तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट रखोगे, एंड लास्ट में अगर परफॉर्मेंस मटेरियलिटी या प्लानिंग मटेरियलिटी में अगर कोई भी रिवाइज हुआ है, कोई भी चेंज आया है, तो उसके बारे में डॉक्यूमेंट रखोगे। बात समझ में आई? पेपर में क्वेश्चन आए तो लिख पाओगे ना, राइट? चलिए सर, ये था आपका टॉपिक मटेरियलिटी। अब एक काम करते हैं, अपनी नोटबुक निकालो ऑडिट की, उसके अंदर एक क्वेश्चन लिखवाऊंगी, ऊपर डाल देना चैप्टर नंबर 2। सर एक बार क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन क्या है? सर देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, बहुत बार तो FRF खुद बता देता कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं बताता तो ऑडिटर इस बेसिस पे अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है, ठीक है? तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, कुछ एग्जांपल्स दो जहां पे FRF ने बताया कि मटेरियलिटी क्या है, ठीक है? जहां पे FRF अलग से बोलता है कि भैया ये चीज मटेरियल है, इसको अलग से डिस्क्लोज करो। एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी, ठीक है? क्वेश्चन लिख रही हूं, आंसर के साथ आप भी नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है सर? पहला क्वेश्चन बन सकता है, सम एग्जाम्पल ऑफ मटेरियलिटी एज स्पेसिफाइड बाय FRF, ठीक है सर? एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है, या फिर और दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड disclosed all material item financial statement should disclose all material items materiality
is not always a matter of size, मतलब amount of transaction. However, in certain cases, quantitative limit of materiality is specified by FRF. Provide few example of such cases. ठीक है सर, ये दो क्वेश्चन बन सकते हैं, दोनों का आंसर सेम है. या तो वो डायरेक्टली बोल देगा मटेरियलिटी के कुछ एग्जाम्पल जो एफआरएफ ने स्पेसिफाई कर रखे हैं, या फिर बोल सकते हैं कि मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज अ क्वेश्चन ऑफ द साइज, लेकिन इसके बाद भी एफआरएफ कुछ एग्जाम्पल दो जहां पे एफआरएफ ने बोला हुआ है कि इस आइटम्स को तो अलग से डिस्क्लोज करना है. बात समझ पाए? ये थे आंसर. सर पता है ऑडिट के अंदर ना ज़्यादा डिफिकल्ट ना आंसर्स आइडेंटिफाई करना होता है. एक बार क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना होता है. एक बार क्वेश्चन आइडेंटिफाई हो जाए ना तो उसके बाद आंसर तो आप बहुत सही लिखाओगे. ठीक है सर, तो क्वेश्चन समझ में आया? सर आपका शेड्यूल 3 ना दो जगह बोलता है, आपके कंपनीज एक्ट में दो जगह लिखा हुआ है कि कहाँ पे आपको अलग से वो ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज देनी है. कौन कौन सी? चलो उस पर शिफ्ट कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा दिखे. पहली ट्रांजैक्शन है सो कैसे लिखोगे? आंसर फर्स्ट, ऊपर वाला रिमूव कर दो ना, लिख लिया ना. चलो आंसर लिख रही हूँ. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा. अब आंसर लिख रही हूँ उसका. चलो अब इसका आंसर लिख लें. आंसर सर सबसे पहला है एज पर द कंपनीज एक्ट. एज पर कंपनीज एक्ट अ कंपनी शुड डिस्क्लोज any item of income or expenditure which exceed किससे सर? 1% of revenue from operation. सर याद रखना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है. ठीक है, अगर प्रॉपर्टी सेल करके या किसी और चीज से कोई रिवेन्यू आए तो उसको इंक्लूड नहीं करोगे. तो अ आइटम विच इज एक्सीडिंग 1% ऑफ रिवेन्यू ऑफ ऑपरेशन और 1 लाख रुपीज विच इज हायर. इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ ना, विच एवर इज हायर. सर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भैया अगर रिवेन्यू जो रिवेन्यू है वो खाली ऑपरेशन से लेना है, अदर देन ऑपरेशन एक्टिविटी वाला रिवेन्यू इंक्लूड नहीं करोगे 1% इंक्लूड करते हुए. ठीक है, तो पहला तो डिस्क्लोजर किसका अलग से जाएगा? अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर है, इनकम या एक्सपेंडिचर कुछ भी, ये नहीं है कि खाली इनकम की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर भी. अगर कोई एक्सपेंडिचर आपके 1% ऑफ टोटल रिवेन्यू से ज़्यादा है या 1 लाख से ज़्यादा है तो उसका डिस्क्लोजर आपको अलग से देना पड़ेगा. दूसरा, अगर किसी
शेयर होल्डर के पास, इफ एनी शेयर होल्डर होल्ड द शेयर्स more than 5% of total share, the company have to disclose number of shares held by that shareholder. ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है सर, जल्दी से लिख लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इवन तुम्हें पता है इसके ऊपर तो ना, अच्छा एक और बात बोलूं, चाहे ऑडिट का पेपर हो बेटा कैलकुलेटर लेके जाना। आप बोलोगे कि मैम थ्योरी के पेपर में कैलकुलेटर क्या करेंगे, कोई भरोसा नहीं है सर, इनका भी नीड पड़ जाए, पिछली बार भी पड़ी थी। तो इसीलिए बोल रही हूँ, जैसे यहाँ पे 1%, ऑल दो मुझे पता है 1% का कैलकुलेट करते हुए गड़बड़ नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारा लेके जाने में कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो मेरी मानो तो सिर्फ प्रैक्टिकल और थ्योरी ऑडिट मतलब आईसीआई के हर पेपर में कैलकुलेटर होना चाहिए, जब यूज़ करना अलाउड है। तो इन केस अगर सिचुएशन नीड पड़ गई तो क्यों नहीं। ठीक है, जल्दी से लिख लो। लिख लिया? यहाँ पे ध्यान देना कि खाली ऑपरेटिंग रिवेन्यू की बात हो रही है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेटिंग हो रहा है, राइट? चलिए सर, ये था आपका ऐसे 320 मटेरियलिटी। ठीक है, अब एक काम करें जरा, मटेरियलिटी वाला जो था हमने, मटेरियलिटी और रिस्क का वो भी रहता है अभी रिलेशन, चलो वो बाद में करवाऊंगी। जहां तक समझ में आ गया? इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा ऐसे 300। उससे पहले एक काम करो, 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ठीक है, चल एक काम करते हैं, आज इतना ही कवर करते हैं, क्योंकि अभी मैं अगर ऐसे 300 स्टार्ट करूँगा ना वो ख़त्म नहीं हो पाएगा, है ना? तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपना 300 कवर करेंगे। आज की क्लास यहीं वाइंड अप कर रही हूँ, राइट? यहाँ तक रिवाइज करके आना, फिर करेंगे कल हम 300।
ठीक है, चलिए सी यू टुमारो, बाय।